नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हमारा 30 तारीख है और 30 तारीख का क्या होमवर्क मिला है उसको हम देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो बिहार से का आपका डेली बेसिस से होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया गया है रोशन सर के द्वारा। आप यहाँ पे देखेंगे करंट अफेयर की बात करते हैं तो पेज नंबर 46 से लेकर के 50 तक देखना है। और क्वेश्चन बैंक की बात करते हैं तो पेज नंबर 121 से लेकर के 130 तक देखना है। और बायोलॉजी की बात करते हैं तो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखना है, जो कि जिससे जो आपका लास्ट का आधा जो देखना था उसको देखना है। और फिजिक्स की बात करते हैं तो फ्रैक्शन देखना है। और केमिस्ट्री में भी देखेंगे दोस्तों तो जो आपका रासायनिक अभिक्रिया है इसका भी आपको लास्ट आधा देखना था, जैसे आपका बायोलॉजी का था और वही आपका आधा जो है केमिस्ट्री का था। और इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो पेज नंबर 235 से लेकर के 238 जो आपका ये बिहार से क्वेश्चन बैंक है उसी को देखना है। तो चलिए हम एक एक पूरा हम कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा हम देख लेते हैं। दोस्तों ये आपका परीक्षा मंथन का करंट अफेयर है और यह जो आपका है पेज नंबर 46 से लेकर के पेज नंबर 50 तक आज हम देखेंगे। 5 पेज जो है आपका डेली बेसिस पे करंट अफेयर का जो है आपका होमवर्क मिल रहा है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं वीडियो को। देखिए पहला हमारा शुरू हो रहा है, यानी भारत के परमाणु हथियारों में वृद्धि सीप्रे रिपोर्ट। देखिए जून 2024 में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2024 की वार्षिक समीक्षा के अनुसार 172 परमाणु हथियारों के साथ भारत अब दुनिया भर के परमाणु सशस्त्र देशों की रैंकिंग में पाकिस्तान से आगे निकल गया है। भारत के परमाणु शस्त्रागार में मामूली वृद्धि हुई है। जनवरी 2023 में भारत के पास 164 परमाणु वारहेड थे, जो जनवरी 2024 तक बढ़कर जो है 172 हो गया है। इस वृद्धि के साथ देखेंगे तो भारत दुनिया के परमाणु सशस्त्र देशों में जो है 6वें स्थान पर आ गया है। विदित हो कि परमाणु क्षमता के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे आगे है, उसके बाद रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल का स्थान आता है। पिछले 1 वर्षों में पाकिस्तान ने वारहेड की संख्या में कोई वृद्धि दर्ज नहीं किया है। यह कुल 170 परमाणु वारहेड है। भारत ने पहली बार 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रोसेस की जो है अध्यक्षता संभाली है। देखिए हाल ही में भारत ने देखेंगे तो 24 से लेकर के 26 के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता संभाली है। यह पहली बार है कि भारत ने 2023 में अपनी स्थापना के बाद कोलंबो प्रोसेस की जो है अध्यक्षता ग्रहण किया है। कोलंबो प्रोसेस के बारे में क्या है देखेंगे। कोलंबो प्रोसेस दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रवासी श्रमिक के मूल के देशों की एक क्षेत्रीय परामर्श प्रोसेस है। यह एक जो है नॉन बॉन्डिंग प्रोसेस है जो प्रवासन के प्रबंधन में सुधार और प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा पर चर्चा की जो है आपका सुविधा प्रदान करता है। चर्चा की यह प्रवासी रोजगार पर सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है। विदित हो कि कोलंबो प्रोसेस में एशिया के 12 सदस्य राज्य और 8 पर्यवेक्षण राज्य हैं। 12 सदस्य देश जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भारत, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया है। 8 पर्यवेक्षण देश जैसे आपका बहरीन, इटली, कुवैत, मलेशिया, कतर, कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यूएई आपका इसमें शामिल है। आगे देखेंगे तो हांगकांग द्वारा भारतीय मसालों पर प्रतिबंध। देखिए अप्रैल 2024 में हांगकांग ने एथिलीन ऑक्साइड की मजदूरी है ना मौजूदगी है ना मौजूदगी के कारण जो है भारत के मसाला ब्रांड एवरेस्ट एवं एमडीएच के 4 मसाला उत्पादों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। विदित हो कि इससे पूर्व भारत के कुछ मसाला उत्पादों पर इसी प्रकार के प्रतिबंध सिंगापुर फूड एजेंसी द्वारा जो है हाल ही में लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि एथिलीन ऑक्साइड एक मानव निर्मित रसायन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से एथिलीन ग्लाइकॉल बनाने के लिए दोस्तों आपका जो है किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा है कि एथिलीन है ना एथिलीन ऑक्साइड का काफ़ी अल्प मात्रा में उपयोग जो है कीटनाशक और एस्टरलाइजिंग एजेंट के रूप में जो है किया जाता है। और यह मुख्य रूप से मानव केंद्रित तंत्रिका तंत्र, अवसाद तथा आँखों एवं श्लेष्म झिल्ली को प्रभावित करता है। रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से शेंगेन क्षेत्र में शामिल है। जैसे 1 अप्रैल 2024 को रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए हैं, जो यूरोप का आईडी चेक मुक्त यात्रा क्षेत्र है। यह दोनों देशों के यूरोपीय संघ के साथ एकीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि ऑस्ट्रिया के विरोध के कारण जो है भूमि सीमा पर जांच
जारी रहेगी, जिसने जो है अवैध प्रवास की चिंताओं के कारण जो है लंबे समय से उनकी जो है कोशिश को अवरुद्ध कर रखा है। शेंगेन क्या है? देखिए, शेंगेन एक यूरोपीय वीजा मुक्त क्षेत्र है जिसमें 29 देश शामिल हैं जिन्होंने आंतरिक सीमाओं को समाप्त कर दिया है और इसके बजाय जो है बाहरी सीमाओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है। शेंगेन क्षेत्र के नागरिकों को इस क्षेत्र में एक देश से दूसरे देश में जाने की जो है अनुमति दिया है, जैसे कि पूरा क्षेत्र एक ही देश हो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहला वैश्विक प्रस्ताव। देखिए, 24 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर पहला वैश्विक प्रस्ताव पारित किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रायोजित और रूस, चीन और क्यूबा सहित 123 देशों द्वारा प्रायोजित इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शक्तिशाली नई तकनीक सभी देशों को लाभान्वित करे, मानवाधिकारों का सम्मान करे और सुरक्षित और भरोसेमंद हो। एआई तकनीक के तेजी से विकास ने इसके संभावित जोखिमों और लाभों के बारे में चिंताएं बढ़ा दिया है, जिसमें जो है मानवाधिकार, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर इसका जो है प्रभाव शामिल है। यह प्रस्ताव एआई के विकास को आकार देने और इसके संभावित नुकसान को कम करने के लिए दुनिया भर की सरकारों द्वारा जो है किया गया पहलों की श्रृंखला में नवीनतम है। अगला है कि प्रस्ताव के मुख्य उद्देश्य। जैसे प्रस्ताव में कई प्रमुख उद्देश्यों को संबोधित करने का प्रयास जो है किया गया, जिसमें आपका शामिल है जैसे विकसित और विकासशील देशों के बीच डिजिटल विभाजन को समाप्त करना, यह सुनिश्चित करना कि विकासशील देशों के पास एआई से लाभ उठाने के लिए प्रायोगिक यानी प्रौद्योगिकी और क्षमताएं हो, मानव अधिकारों की रक्षा और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों हम। अगला है कि जोखिमों, है ना, जोखिमों और संभावित नुकसानों के लिए एआई की निगरानी करना, गोपनीयता नीतियों को मजबूत बनाना, वैश्विक सहयोग। देखिए, ब्रिटेन में भारतवंशी सांसदों ने गीता व बाइबिल लेकर ली शपथ। देखिए, ब्रिटेन में, है ना दोस्तों, बोला है कि ब्रिटेन में हाल ही में हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी सत्ता में आई और इसके नेता कियर स्टारमर नए प्रधानमंत्री बने हैं। चुनाव में ऋषि सुनक समेत कई भारतवंशी भी संसद के लिए निर्वाचित हुए हैं। संसद में शपथ ग्रहण के दौरान भारतीय मूल के सांसदों ने ब्रिटिश क्राउन के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा अपने हाथ में भगवत गीता, सुंदर गुटका और बाइबिल लेकर किया है। संसदीय चुनाव में अपनी कैम्ब्रिज शायर सीट गंवाने वाले पूर्व सांसद शैलेश वारा ने स्पीकर लिंडसे हायल को जो है भगवत गीता की एक नई प्रति भेंट किया है। इसे हाथ में लेकर संसद की सदस्यता ग्रहण करने वालों में ऋषि सुनक ब्रिटिश भारतीय सांसदों में से एक थे। देखेंगे तो आपका यहाँ पर लिसेस्टर, है ना, लिसेस्टर से चुनी गई कंजर्वेटिव पार्टी के शिवानी राजा और वेल्स का प्रतिनिधित्व करने वाली लेबर पार्टी के कनिष्क नारायण ने भी शपथ के लिए जो है गीता को चुना है। कंजर्वेटिव पार्टी के दिग्गज बॉब ब्लैकमैन ने गीता और किंग जेम्स बाइबिल दोनों को रखा है। सिख समुदाय से आने वाले गीत कौर गिल ने शपथ के दौरान जो है आपका सुंदर गुटका को हाथ में रखा है। अगला है बेलारूस, आधिकारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन का 100वां सदस्य, जिसे 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित 24वें एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट शिखर सम्मेलन के दौरान एससीओ सदस्य देशों के नेताओं ने एससीओ CHS के एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए और बेलारूस के प्रवेश को अंतिम रूप दिया और उसे जो है पूर्ण सदस्य का दर्जा भी दिया है। इसके साथ ही बेलारूस गणराज्य आधिकारिक तौर पर संघाई संयुक्त संगठन का 10वां अस्थायी सदस्य जो है बन गया है, जो एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। विदित हो कि एससीओ के 2024 अध्यक्ष कजाकिस्तान गणराज्य ने 3 से 4 जुलाई 2024 तक कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में 24वें एससीओ CHS शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है। जिसका विषय देखेंगे तो आपका स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल डायलॉग स्ट्रीविंग फॉर सस्टेनेबल पीस एंड डेवलपमेंट है। उल्लेखनीय है कि 2024 के शिखर सम्मेलन के बाद चीन ने 2024-25 के लिए एससीओ की अध्यक्षता संभाली है। किंग दाओ को 2024-25 के लिए एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी जो है नियुक्त किया जाएगा। इजराइल लिस्ट ऑफ से में शामिल हुआ है। देखिए, इजराइल हमास और
फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद को संयुक्त राष्ट्र की तथाकथित लिस्ट ऑफ शेम में शामिल किया गया है। और हालांकि आधिकारिक रूप से इस सूची को अभी जारी जो है नहीं किया गया है। कौन कौन देश इस सूची में है? देखिए, इजराइल और हमास को पहली बार इस सूची में शामिल किया गया है। इससे पहले रूस, इस्लामिक स्टेट, अलकायदा, बोको हरास, ठीक है, अफगानिस्तान, इराक, म्यांमार, सोमालिया, सीरिया और यमन को इस सूची में शामिल किया जा चुका है। पिछले साल रूस को इस सूची में जो है शामिल किया गया था। क्या है लिस्ट ऑफ शेम? देखिए, लिस्ट ऑफ शेम में सशस्त्र संघर्ष में बच्चों के खिलाफ कथित आधिकारिक उल्लंघन का दस्तावेजीकरण किया गया है। इजराइल पर बच्चों के खिलाफ गंभीर अधिकारों के उल्लंघन का आरोप जो है लगाया गया है। पेट्रो डॉलर सौदा, है ना, तो देखिए इसमें देखेंगे तो सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ अपने 80 साल पुराने पेट्रो डॉलर सौदे को आगे न बढ़ाने का फैसला किया है। यह सौदा हाल ही में समाप्त हो गया है। क्या है पेट्रो डॉलर डील? देखिए, इस करार के तहत सऊदी अरब जैसे बड़े तेल उत्पादक देश को क्रूड ऑयल सिर्फ अमेरिकी डॉलर में ही बेचना था। इस करार के तहत जो है सऊदी अरब अमेरिका को तेल अमेरिकी डॉलर में बेचने के लिए सहमत हुआ था। बदले में अमेरिका की तरफ से उन्हें जो है सैन्य सहायता और हथियार दिए जाते थे। देखिए, पेट्रो डॉलर का मतलब वो डॉलर जो तेल बेचने वाले देशों जैसे सऊदी अरब को तेल का व्यापार करने से मिलते हैं। देखिए, लाइली ने पहली एआई सुंदरी का ताज जीता। देखिए, हिजाब पहनने वाली मोरक्को की केंजा लाइली ने हाल ही में दुनिया की पहली मिस एआई मॉडल का खिताब अपने नाम किया है। वह एआई जनित मॉडल है जिसकी सुंदरता देखकर नकली असली में फ़र्क जो है करना मुश्किल है। आगे हमारा के सोशल मीडिया प्लेटफार्म जो कि फैनव्यू की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में 1500 एआई मॉडल ने हिस्सा लिया है। फ्रांस की लालिना दूसरे और पुर्तगाल की ओलिविया ने तीसरा जो है स्थान हासिल किया है। देखिए, यह ताज पहनने के लिए प्रतियोगियों को उनकी सुंदरता, तकनीक और सोशल मीडिया पर लोकप्रियता के आधार पर आंका गया है। इसके अलावा मॉडल बनाने वालों को एआई टूल की कितनी समझ है इसे जो है रखा गया है। देखिए, यूएई द्वारा 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा का शुभारंभ। देखिए, 15 मई 2024 को संयुक्त अरब अमीरात की कैबिनेट ने पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा को मंजूरी प्रदान किया है। अबू धाबी के कसर अल वतन में जो है कैबिनेट, है ना, वतन में कैबिनेट बैठक के बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई है। यूएई द्वारा शुरू किया गया यह वीज़ा एक दीर्घकालिक निवास कार्यक्रम है जो उन व्यक्तियों के लिए शुरू किया गया है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति असाधारण समर्पण और प्रयास प्रदर्शित किए हैं। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के प्रति देश की प्रतिज्ञा के अनुरूप संयुक्त अरब अमीरात के भीतर और बाहर स्थिरता पहल को बढ़ावा देना है। ऑपरेशन इंद्रावती। देखिए, 21 मार्च 2024 को भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती में फंसे भारतीयों को पड़ोसी देश डोमिनिकन गणराज्य में स्थानांतरित करने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। यह भारत द्वारा जो है शुरू किया गया एक निवासी अभियान है जिसके तहत हैती में फंसे हुए भारतीयों को निकालना था। विदेश मंत्रालय के अनुसार हैती में लगभग 75 से 90 भारतीय फंसे हुए हैं और उनमें लगभग 60 ने भारत लौटने के लिए भारतीय अधिकारियों के पास जो है पंजीकरण कराया था। पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश हैती में भारत का कोई राजनीतिक दूतावास नहीं है। हैती में यह कार्रवाई पड़ोसी देश डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी सैंटो डोमिंगो में स्थित भारतीय राजनीतिक मिशन की निगरानी में स्थित है। हाल ही में भारत द्वारा किए गए निकासी अभियान। देखिए, ऑपरेशन अजय 2023 इसे जो है फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के इजराइल पर हमले के बाद इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया है। ऑपरेशन कावेरी 2023 यह गृह युद्ध से प्रभावित सूडान से भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन कावेरी जो है शुरू किया गया है। ऑपरेशन गंगा 2022 के रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पड़ोसी देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा जो है शुरू किया गया है। ऑपरेशन देवी शक्ति 2021
अफगानिस्तान भारत के पतन और तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा करने के लिए यानी कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा जो है ऑपरेशन देवी शक्ति की जो है आपका शुरुआत किया गया। अगला है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ एवं भारत। देखिए 10 मार्च 2024 को भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के 4 देशों ने एक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन देशों में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein शामिल है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच निवेश को प्रोत्साहित करना और वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार को बढ़ाना है। यह एक जो है दोस्तों देखेंगे तो यह एक आधुनिक और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौता है। वर्ष 2014 के बाद यह भारत का चौथा मुक्त व्यापार समझौता है। इससे पहले मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा समझौता जो है किया गया है। थाईलैंड में समलैंगिक विवाह विधेयक को मंजूरी। देखिए थाईलैंड की संसद के निचले सदन ने हाल ही में एक विवाह समानता विधेयक को भारी बहुमत से पारित कर दिया, जिसमें समलैंगिक विवाह को समेत किसी भी लैंगिक पहचान के लोगों के बीच आपका जो है विवाद संबंधों को मान्यता आपका दिया गया है। इस विधेयक के कानून बनने के साथ थाईलैंड किसी भी लैंगिक पहचान वाले जीवन साथियों के समानता के अधिकार को कानूनी मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश आपका बन जाएगा। विधेयक में नागरिक और व्यावसायिक संहिता में संशोधन कर पुरुषों और महिलाओं तथा पति और पत्नी शब्दों की जगह लोग और वैवाहिक जीवन साथी शब्द डाले गए हैं। यह विधेयक जो है आपका LGBTQ+ दंपतियों को पूरी तरह जो है कानूनी, वित्तीय और चिकित्सा अधिकार प्रदान करेगा। म्यांमार भारत ने अनिवार्य सैन्य सेवा जो है कानून लागू किए। जैसे म्यांमार की सैन्य सरकार ने करीब 1 दशक पुराने अनिवार्य सैन्य सेवा कानून को हाल ही में लागू कर दिया गया है, जिसके तहत युवक युवतियों को इसके लिए बुलाए जाने पर कम से कम 2 साल तक सेना में जो है सेवा जो है देनी होगी। हाल ही में लागू किया गया यह कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो गया और इस बारे में घोषणा सरकारी टेलीविज़न पर किया गया है। यह कदम इस बात की स्वीकारोक्ति है कि सेना अपने शासन के खिलाफ देश भर में सशस्त्र प्रतिरोध का सामना कर रही है। सैन्य सरकार के प्रवक्ता मेजर जनरल मीन तनु ने एक बयान में कहा कि म्यांमार के मौजूदा हालात के चलते यह कानून जो है लागू किया गया है। लैंगिक समानता। देखिए लैंगिक समानता और बराबरी के लिए वैश्विक गठबंधन। जनवरी 2024 में भारत ने विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक के अवसर पर लैंगिक समानता, बराबरी और पूरी दुनिया के कल्याण के लिए वैश्विक गठबंधन की घोषणा किया है। यह बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित गठबंधन है। इसका संचालन CII सेंटर फॉर वुमेन लीडरशिप द्वारा जो है किया जाएगा। WEF के संस्थापक और अध्यक्ष क्लास श्वाब इस पहल के पूर्व समर्थन के साथ भागीदार बनने पर सहमत हुए हैं। वैश्विक भलाई के लिए बने इस गठबंधन को मास्टर कार्ड, उबर, टाटा और TVS, वायर, गोदरेज, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नोवार्टिस, IMD, लॉसेन और CII के माध्यम से उद्योग जगत के 10,000 से अधिक जो है भागीदारों में जो है समर्थन मिला है। आगे हमारा कि भारत सऊदी अरब हज समझौता 2024। देखिए 7 जनवरी 2024 को जेद्दा में भारत और सऊदी अरब ने द्विपक्षीय हज समझौता 2024 पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर केंद्रीय महिला, बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी तथा विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन एवं सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्री तौफिक बिन फौजान अल रबिया ने हस्ताक्षर किए हैं। इस हज यात्रा 2024 के लिए देखें तो भारत ने करीबन 1,75,025 हज यात्रियों का जो है कोटा तय किया है। इसमें हज समिति के माध्यम से तीर्थ यात्रियों के लिए 1,40,020 सीटें जो है आरक्षित किया है। 35,005 हज यात्रियों को निजी ऑपरेटरों के माध्यम से अनुमति दिया गया है। स्मृति ईरानी ने 8 जनवरी 2024 के जेद्दा में सऊदी हज और उमरा मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित हज और उमरा सम्मेलन के 3रे संस्करण के उद्घाटन समारोह में भाग लिया है। अब यहाँ देखिए कुछ टिप्पणी दिया गया है, टिप्पणी हम देख लेते हैं। देखिए नोट्रेडम कैथेड्रम 7 दिसंबर 2024 को फ्रांस सरकार द्वारा पेरिस स्थित
नोट्रेडम कैथेड्रम में विनाशकारी आग के 5 वर्ष बाद जनता के लिए फिर से खोल दिया गया है। यह पेरिस के ली डी ला साइट CITE, ठीक है, इसके नाम से एक छोटे से आइलैंड पर स्थित है। इसका जो निर्माण है 1163 ईस्वी में राजा लुइस सात के काल में बिशप मोरिस डी सूली द्वारा जो है निर्माण कार्य शुरू हुआ। 1345 ईस्वी में यह बनकर जो है तैयार हुआ था। अगला है कि स्कारबोरो सोल। नवंबर 2024 में चीन ने दक्षिणी चीन सागर में विवादित स्कारबोरो सेल के आसपास सुधार रेखाओं को चिन्हित करते हुए भौगोलिक जो है निर्देशांक जारी किया है। विदित हो कि स्कारबोरो सोल दक्षिण चीन सागर में छोटी चट्टानों एवं द्वीपों की श्रृंखला है। यह फिलीपींस के मुख्य द्वीप लुजोन के काफ़ी निकट है और उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित है। यह सोल 2012 से चीन के नियंत्रण में है। अगला है कि कार्बोसोल पर कोई संरचना निर्मित नहीं किया जाता या फिर नहीं किया गया है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग नवंबर 2024 में भारत को और 25-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग में पुनः निर्वाचित किया गया है। इस आयोग में भारत का वर्तमान कार्यकाल 31 दिसंबर 2024 को जो है समाप्त हो रहा था। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग एवं अंतर सरकारी सलाहकारी निकाय है जो संघर्ष प्रभावित देशों में शांति प्रयासों का समर्थन करता है। इसका उद्देश्य व्यापक वैश्विक शांति एजेंडे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान देना तथा उसे बढ़ाना है। इसमें 31 सदस्य देश शामिल हैं जिन्हें महासभा, सुरक्षा परिषद और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से चुना जाता है। विश्व हरित अर्थव्यवस्था सम्मेलन अक्टूबर 2024 में विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन के 10वें संस्करण का आयोजन दुबई में किया गया है। इस दौरान विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का शुभारंभ जो है किया गया है, जिसमें जो है वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों को पर्यावरण संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए एक साथ जो है लाया गया है। यह हरित अर्थव्यवस्था पर अग्रणी वैश्विक मंचों में से एक है जो वैश्विक हरित अर्थव्यवस्था एवं संधारणीयता एजेंडे को आगे बढ़ाने और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दुनिया भर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विश्व स्तरीय विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया उपयोग का प्रतिबंध। देखिए, हाल ही में युवाओं के मानसिक कल्याण की सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों यानी किशोर के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंध करने के उद्देश्य से कानून जो है कानून निर्माण की घोषणा किया है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा घोषित किए नवीन उपाय इंटरनेट या सूचना तक पहुंच को अवरुद्ध नहीं कर रहे हैं। ये केवल इंस्टाग्राम एवं फेसबुक जैसे प्लेटफार्म तक पहुंच को सीमित कर रहे हैं क्योंकि शरीर की विकृति, छवि, सामाजिक अवसाद एवं डिजिटल लत के कारण जो है इनका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ग्लोब नेटवर्क संचालन समिति में भारत का चयन। सितंबर 2024 में भारत को वैश्विक भ्रष्टाचार रोधी मंच ग्लोब नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए बीजिंग में विभिन्न चरणों के मतदान के बाद जो है चुना गया है। विदित हो कि ग्लोब नेटवर्क में नेतृत्व प्रदान करने के लिए संचालन समिति में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 13 सदस्य होते हैं। ग्लोब नेटवर्क में 121 सदस्य देश और 219 सदस्य प्राधिकार शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि बीजिंग में भ्रष्टाचार निरोधक कानून प्रवर्तन प्राधिकारों के वैश्विक परिचालन नेटवर्क यानी ग्लोब नेटवर्क को 5वीं पूर्ण बैठक के दौरान बहुचरणीय मतदान प्रक्रिया के बाद भारत को संचालन समिति के लिए चुना गया है। संज्ञानात्मक परीक्षण। जुलाई 2024 में अमेरिका में आगामी राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनज़र वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की क्षमता जांचने आगे हमारा है कि इसके लिए उनका संज्ञानात्मक परीक्षण किया गया जिसमें वे विफल रहे। देखिए, संज्ञानात्मक परीक्षण संज्ञान से जुड़ी समस्याओं की जांच करता है जिसमें मस्तिष्क के कार्य जैसे सोचना, सीखना, याद रखना और निर्णय और भाषा का उपयोग करना शामिल है। संज्ञानता से संबंध समस्याओं को संज्ञानात्मक अनात्मक दुर्बलता कहा जाता है। यह प्रायः वृद्ध व्यक्तियों को प्रभावित करती है किंतु यह वयस्कों एवं बच्चों को भी प्रभावित करती है। संज्ञानात्मक परीक्षण में सरल, त्वरित एवं बुनियादी परीक्षण जो है शामिल होते हैं। भारत निर्वाचन आयोग का उज्बेकिस्तान चुनाव आयोग के साथ समझौता।
देखिए अक्टूबर 2024 में भारत निर्वाचन आयोग ने उज्बेकिस्तान चुनाव आयोग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता लोकतंत्रों के पारस्परिक लाभ के लिए दोनों चुनाव प्रबंधन निकायों के बीच बातचीत को और मजबूत तथा गहन बनाएगा। विदित हो कि राजीव कुमार आगामी चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण के रूप में वहां गए थे। उल्लेखनीय है कि उज्बेकिस्तान में 27 अक्टूबर 2024 को मतदान संपन्न हुआ। ऑपरेशन सद्भाव। हाल ही में भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया है। इसके तहत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को टाइफून यागी के विनाशकारी प्रभाव से निपटने में मदद के लिए भारत ने मानवीय राहत सहायता भेजी है। भारत ने सूखा राशन, कपड़े और दवाओं सहित 10 टन सहायता नौसैनिक जहाज INS सतपुड़ा पर जो है म्यांमार भेजी है। अगला है कि भारतीय वायुसेना के C-17 सैन्य परिवहन विमान ने लाओस तक 10 टन राहत सामग्री पहुंचाई है, जबकि वियतनाम को 35 टन सहायता भेजी जा रही है। ऑपरेशन सद्भाव भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप है। अगला है कि ICET पहल। हाल ही में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर अमेरिका भारत पहल की दूसरी बैठक दोनों देशों के बीच 17 जून 2024 को नई दिल्ली में आयोजित जो है किया गया है। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और संयुक्त राज्य अमेरिका के सब्बर जैक सुलिवन ने किया है। अगला है कि ICET दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष, अर्धचालक, उन्नत दूरसंचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम जैव प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा में रणनीतिक सहयोग को गहरा और विस्तारित करने पर केंद्रित है। पहली ICET बैठक जनवरी 2023 में वाशिंगटन DC US में जो है आपका आयोजित किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो कच्चा तीवु द्वीप विवाद। देखिए भारत श्रीलंका संबंधों और मत्स्य अधिकारों के विवादास्पद मुद्दों को लेकर कच्चा तीवु द्वीप चर्चा में है। यह विवाद संबंध क्षेत्र में समुद्री सीमा विवादों तथा मछली पकड़ना अधिकारों की जटिलताओं को उजागर करना। कच्चा तीवु भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि में 285 एकड़ में विस्तृत एक निर्जन द्वीप है। भारतीय तट से लगभग 33 किलोमीटर दूर रामेश्वरम के उत्तर पूर्व में यह द्वीप श्रीलंका के उत्तरी सिरे पर जाफना से लगभग 62 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान संगठन 25 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान संगठन की 16वीं बैठक आयोजित किया गया है। इसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को 2024 से 27 के लिए एसोसाई का जो है अध्यक्ष चुना गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था संगठन के 7 क्षेत्रीय समूहों में से एक है। इसकी स्थापना 1979 में किया गया था। इसकी पहली सभा एवं गवर्निंग बोर्ड की बैठक जो है मई 1979 में नई दिल्ली में आयोजित जो है किया गया है। वर्तमान में इसके कुल सदस्यों की संख्या देखेंगे तो 48 आपका हो जाएगा। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश थाईलैंड। जैसे हाल ही में थाईलैंड के राजा वाजिरालोंगकोर्न ने समलैंगिक विवाह अधिनियम को मंजूरी प्रदान किया है। इसके साथ ही थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। थाईलैंड में यह कानून 22 जनवरी 2025 को जो है आपका लागू हो गया है या फिर हो जाएगा। विदित हो कि एशिया में ताइवान और नेपाल के बाद थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला तीसरा देश है। अल्जीरिया बना न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य। देखिए हाल ही में अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। विदित हो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2015 में किया गया था। इसका मुख्यालय आपका संघाई यानी चीन में है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक सदस्य आपके माने जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिक्स एवं अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं का वित्त पोषण करना है। वर्तमान सदस्य देखेंगे तो आपका 9 है। आपका अल्जीरिया, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र। तो यहाँ पे देख सकते हैं 50 नंबर तक आपका पेज समाप्त होता है। आगे हम देख लेते हैं अपना हमारा क्या है। दोस्तों जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला यानी अगला हमारा जो सब्जेक्ट देखेंगे तो आपका बायोलॉजी से होने वाला है। ये आपका माइक्रो ऑरिज में जो भी है और इसमें देखेंगे तो आपका
आधा जो आपका टॉपिक यानी आधा चैप्टर आपका हो गया था, 1/2 लिखा गया है, और ये आपका लास्ट का पढ़ के आना है, जो कि इसके पहले का मैंने आधा अपलोड कर दिया था। तो चलिए, जो भी आपका आधा पेज बचा है उसको हम देख लेते हैं और वो टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको हम शुरू करेंगे। देखिए, बोला कि प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व जो है टीबी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है टाइफाइड। देखिए, यह रोग जो है आपका साल्मोनेला टाइफी नामक यानी टाइफी नाम बैक्टीरिया से होने वाला संक्रामक रोग है। यह बैक्टीरिया पेयजल, भोजन, दूध, कच्चे फल, सब्जी के माध्यम से स्वच्छ शरीर में प्रवेश करता है। यह रोग जो है बच्चों को प्रायः होता है। इस बीमारी का प्रारंभिक लक्षण देखेंगे तो कमजोरी, सिर दर्द, तेज बुखार, टाइफाइड बुखार संक्रमित व्यक्ति को 3 सप्ताह तक आपका लगा रहता है। टाइफाइड बचाव हेतु व्यक्ति को हर 3 वर्ष के बाद जो है TAB टाइफाइड एंटी बैक्टीरियल टीका जो है लगवानी चाहिए। निमोनिया, इस रोग में जो आप देखेंगे तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु के कारण होता है। इस रोग में फेफड़ा में स्थित वायुकोष्ठ का तरल सूख जाते हैं, जिससे जो है सांस लेने में कठिनाई होती है। ज्वर, खांसी, सिर दर्द इस रोग के जो है सामान्य लक्षण है। हैजा की बात करेंगे तो यह जो आपका विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होने वाला संक्रामक रोग है। इस रोग के जीवाणु आंत में पहुंचकर विषाक्त पदार्थ स्रावित करता है, जिससे रोगी को बार बार जो है पानी जैसा पखाना यानी दस्त, उल्टी होते रहता है। इस रोग से देखेंगे तो आपका बचाव हेतु जो है टीका उपलब्ध है। एथ्रेक्स, देखिए यह रोग जो है आपका बैसिलस एथ्रेसिस जीवाणु के कारण प्रायः पालतू पशु गाय, भैंस, बकरी को जाता है। फिर पालतू पशु के संपर्क में आने पर मनुष्य को भी जो है होता है। इस जीवाणु का संक्रमण होने से प्रारंभिक लक्षण जैसे आपका सर्दी, सांस लेने में दिक्कत और भूख में कमी आदि। मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला अन्य रोग जैसे आपका डिप्थीरिया, प्लेग, टिटनस, काली खांसी, कोड। अगला हमारा है बोला कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। देखिए, रॉबर्ट कोच ने सर्वप्रथम यह प्रमाणित किया कि सूक्ष्मजीव मानवों में रोग फैलाते हैं। उन्होंने एंथ्रेक्स रोग के जीवाणु का पता लगाकर इसे जो है प्रमाणित किया था। रॉबर्ट कोच का यही मत जो है आपका जर्म थ्योरी है ना, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज कहलाता है। अगला हमारा है बोला कि प्रोटिस्टा जगत प्रमुख सूक्ष्मजीव। देखिए, प्रोटिस्टा वर्ग में जलीय एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक कोशिका का बना होता है। इस जगत के जीवों का प्रचलन अंग के रूप में सिलिका और फ्लैजीला तथा कूटपाद में पाए जाते हैं। अगला है कि प्रोटिस्ट जगत के सूक्ष्मजीव स्वपोषी तथा परपोषी दोनों प्रभाव के होते हैं यानी स्वभाव के होते हैं। स्वपोषी प्रोटिस्ट के अंतर्गत मुक्त रूप से एक कोशिकीय शैवाल आते हैं। परपोषी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रोटोजोआ आते हैं। यूग्लिना की बात करते हैं तो यह एक जो है एक कोशिकीय मुक्त जीव है। इसमें जो है प्रचलन अंग के रूप में फ्लैजीला पाए जाते हैं। यूग्लिना स्वपोषी तथा परपोषी दोनों प्रकार का जीवन व्यतीत करता है। इसमें जो है इसमें पौधों के समान क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसमें यह प्रकाश संश्लेषण करने में समर्थ है। यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ भी कहते हैं। इसे पौधा तथा जंतु के बीच का योजक कड़ी जो है माना जाता है। यूग्लिना के कोशिका में कोशिका भित्ति जो है नहीं पाई जाती है। अब आते हैं पैरामीशियम। देखिए, यह एक प्रोटोजोआ है जिसमें सिलिका के द्वारा प्रचलन होता है। इस प्रोटोजोआ का आकार जो है चप्पल से मिलता है, जिसके कारण जो इसे जो है चप्पल जंतु भी कहते हैं। आगे हमारा है दोस्तों बोला कि प्लाज्मोडियम। देखिए, यह एक परजीवी प्रोटोजोआ है जिससे मलेरिया रोग फैलता है। देखिए, प्लाज्मोडियम को जीवन चक्र पूरा करने हेतु 2 पोषक की जरूरत होती है। इसका प्रधान पोषक मनुष्य है, दूसरा पोषक मादा एनाफेलिज मच्छर है। यह प्रोटोजोआ एनाफेलिज मच्छर से मनुष्य में पहुंचता है। इसके जीवन चक्र की कई अवस्थाएं हैं। जब यह मनुष्य के रक्त के RBC में मेरोजोइट है ना, मेरोजोइट अवस्था में आता है, तब RBC के हीमोग्लोबिन नष्ट होने लगता है। मलेरिया रोग में कंपन के साथ बुखार, रक्त में RBC कोशिका कमी, प्लीहा का आकार काफ़ी बढ़ जाता है। इस रोग हेतु जो है कोई बीटा नहीं बना है। इस रोग की मशहूर दवा है जैसे आपका कुनैन, जो सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के वैज्ञानिक द्वारा अंटेमिसिया नामक पौधा से आर्टिथीर नामक पदार्थ निकाला है, जो कुनैन की तरह जो है प्रभावी है। इस रोग का नाम देखेंगे तो आपका मैकुलॉक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। CLA लेवेरॉन नामक फ्रांसीसी डॉक्टर ने मलेरिया परजीवी
प्लाज्मोडियम की खोज की। इसके लिए जो है आपका लेबनान को 1907 में नोबेल पुरस्कार मिला था। सर रोनाल्ड रॉस जो एक ब्रिटिश डॉक्टर थे, उन्होंने यह पता लगाया मलेरिया परजीवी के कारण होता है। रोनाल्ड रॉस की इस कार्य हेतु जो 1902 में जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। अब आते हैं लिस्मेनिया डोनोवानी। देखिए इससे जो है प्रोटोजोआ के कारण जो है मनुष्य में कालाजार रोग होता है। कालाजार रोग को जो है ब्लैक फीवर भी कहते हैं। कालाजार का संक्रमण बालू मक्खी द्वारा होता है। बालू मक्खी नम मिट्टी के दरारों के बीच चूहे के बिल में रहती है। यह मक्खी जो है कम रोशनी वाले जगह पर ही रहता है। कालाजार के मुख्य लक्षण जैसे 2 हफ्ते से ज़्यादा समय बुखार, खून की कमी, एनीमिया, जिगर और तिल्ली का बढ़ना, सूख यानी भूख न लगना। इस रोग का उपचार देखेंगे तो आपका उपलब्ध है। अगला है ट्रीपेनोसोमा गैम्बियंस। यह प्रोटोजोआ मनुष्य के रक्त में पाए जाते हैं और स्लीपिंग सिकनेस रोग फैलाता है। इस रोग को जो है ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपनोसोमिनिसिस रोग भी कहते हैं। ट्रिपनोसोमा प्रोटोजोआ मनुष्य में ही आपका सीसी मक्खी द्वारा पहुंचता है। प्रारंभिक लक्षण देखने पर ही इसका उपचार नहीं हुआ तो यह प्रोटोजोआ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर उसे नष्ट करने लगता है। यह रोग जानलेवा साबित होता है। एंट अमीबा जिनजिवेलिस, यह अमीबा समूह का प्रोटोजोआ है जिसके द्वारा मनुष्य में पायरिया रोग होता है। पायरिया रोग दांत तथा मसूड़ा खराब हो जाते हैं। यह दांतों का सामान्य रोग है जिसका उपचार आसानी से होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिका, यह अमीबा श्रेणी का प्रोटोजोआ है जिसके द्वारा मनुष्य में अमीबीय पेचिस रोग होता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा है कि यह प्रोटोजोआ मनुष्य के आंत में प्रवेश कर कोशिका को नष्ट करने लगता है, जिससे देखेंगे तो आपका संक्रमित व्यक्ति को पेट में दर्द तथा मल के साथ रुधिर निकलने लगता है। यह पेचिस रोग का सामान्य लक्षण है। इस रोग का उपचार उपलब्ध है। इस रोग में काम आने वाले प्रमुख एंटीबायोटिक है टेरामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि। एंट अमीबा कोलाई, यह प्रोटोजोआ मनुष्य के बड़ी आंत के कोलेन में उपस्थित रहता है। यह मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं होता है क्योंकि यह प्रोटोजोआ स्वस्थ कोशिकाओं को क्षति नहीं पहुंचाती है। यह प्रोटोजोआ कोलेन में पहुंचे अपच भोजन में उपस्थित जीवाणु का भक्षण करता है। अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा एक साधारण प्रोटोजोआ है जो समुद्री जल, सादे जल तथा नम भूमि पर पाए जाते हैं। अमीबा में प्रचलन अंग के रूप में कूटपाद पाए जाते हैं जिसका उपयोग यह भोजन ग्रहण करने में भी करता है। अमीबा का आकार निश्चित नहीं रहता है, इसका आकार हमेशा बदलते रहता है। अगला हमारा है किसी भी प्रोटोजोआ में कोशिका भित्ति। किसी भी प्रोटोजोआ में कोशिका भित्ति नहीं होता है। प्रोटोजोआ आपका जो है यूकैरियोट है। कवक जगत, देखिए इस जगत में बहुकोशिकीय पौधों को रखा गया जिसमें कोशिका भित्ति तो है परंतु क्लोरोफिल इनमें नहीं पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण जो है कवक को पौधा ही माना जाता है या माना गया है। कवक को कोशिका भित्ति सेलुलोज से न बनकर काइटिन की बनी होती है। इसमें जो है जीवों की तरह आपका ग्लाइकोजन संचित भोजन के रूप में आपका जमा रहते हैं। अधिकांश कवक बहुकोशिकीय होते हैं। कुछ कवक जो है आपका एक कोशिकीय भी होते हैं। इष्ट एक कोशिकीय कवक हैं। कवक परजीवी, सहजीवी और मृतजीवी हो सकते हैं। ये हर जगह हर सभी परिस्थितियों में पाए जाते हैं। कुछ कवक स्थान विशेष पर ही उगते हैं जिन्हें विशेष नाम से संबोधित करते हैं। जैसे पेड़ की छाल पर उगने वाले कवक को कॉर्टिकोलस, गोबर पर उगने वाले कवक को कोपरीफिलस, चट्टान पर उगने वाले कवक को सेक्सिकोल्स कहते हैं। कवक के शरीर को संरचना धागे के जाल समान होते हैं। इस जाल को कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। प्रत्येक कवक जाल से तंतु के समान संरचना निकलती है जिसे हाइफा कहते हैं। हाइफा के द्वारा ही कवक पोषी जीव के शरीर से पोषण पदार्थ जो है ग्रहण करते हैं। प्रमुख लाभदायक कवक, देखिए कवक का उपयोग भोजन के रूप में होता है। रोमेरिया, कलेवेसिया, एगेरिकस कवक को मशरूम के रूप में खाया जाता है। मशरूम को खाद्य छत्रक भी कहा जाता है खाद्य छत्रक भी कहते हैं। इष्ट कवक की प्रजाति और उसके बाद सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का उपयोग शराब, बियर उद्योग तथा डबल रोटी को नरम तथा स्पंजी बनाने में किया जाता है। क्लेवी सेप्स पर प्यूरिया कवक के
इर्गोट प्राप्त होता है, जिससे देखेंगे तो नशीले ड्रग जो है तैयार होते हैं। प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन का निर्माण पेनिसिलियम नोटेटम कवक से हुआ है। कवक पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक की भूमिका अदा करते हैं। प्रमुख हानिकारक कवक, देखिए कवक से अल्फा टॉक्सिन विष स्रावित होता है जो पालतू पशु को हानि पहुंचाता है। कवक से विभ्रमी पदार्थ LSD प्राप्त होता है। देखिए बोला है दोस्तों कवक पौधों में कई भयंकर बीमारी को फैलाता है। कवक द्वारा पौधों में होने वाला रोग, जैसे आलू का लेट ब्लाइंट रोग, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस कवक के कारण होता है। मूंगफली का टीका रोग सोकोस्पोरा पर्सिनेटा कवक के कारण होता है। गन्ने का लाल सड़न रोग, चने का विष्ट रोग, बाजरे का आगट रोग, धान का प्रध्वंस रोग आदि। आलू का अंग भारी रोग, अंगूर का पाउडरी और मिल्ड्यू हो जाएगा। गेहूं का लाल रस्ट, सरसों का सफ़ेद किट्स रोग। देखिए कवक मनुष्य में कई रोगों को फैलाते हैं। प्रमुख रोग जैसे एथलीट फूड, ट्राइकोफाइटायन कवक हो जाएगा। खाज की बात करते हैं तो आपका सरकॉप्टस स्कैबिज है ना, स्कैबिज कवक से हो जाएगा। दांत की बात करते हैं तो आपका सरकॉप्टस स्कैबिज कवक और खाज और दांत यहाँ पे दिखाया गया है। दांत की बात करते हैं तो आपका ट्राइकोफाइटॉन कवक से। गंजापन की बात करते हैं तो आपका टीनिया कैपेटिस कवक से। और एस्परजिलोसिस की बात करते हैं फेफड़ा रोग आपका हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो इसका अंत होता है। तो चलिए अगला हमारा टॉपिक क्या है उसको देख लेते हैं हम सभी लोग। दोस्तों जो हमारा अगला सब्जेक्ट होने वाला है ये आपका फिजिक्स से होने वाला है और ये आपका फ्रैक्शन से हमको पढ़ना है। जो आपका टॉपिक मिला है होमवर्क के तौर पर फ्रैक्शन पढ़ना है। तो चलिए हम फ्रैक्शन देख लेते हैं। ये रहा आपका चैप्टर 4 आपका फ्रैक्शन है। थोड़ा सा देखिए बाहर साउंड आ रहा होगा, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए घर्षण देखेंगे। देखिए जब कभी कोई वस्तु किसी दूसरी सतह पर सरकती है या फिर लुढ़कती है या चलने की चेष्टा करती है तो स्पर्श में आने वाली सतह के बीच एक बल लगता है तो उस वस्तु की गति का विरोध करता है। यही विरोध जो है बल घर्षण कहलाता है। घर्षण एक प्रकार का बल है जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण घर्षण बल सतह के खुरदरेपन का खुरदने पर जो आपका खुरदरापन होता है उस पर निर्भर करता है। जो सतह जितना खुरदरी होगी उसमें उतना अधिक जो है घर्षण होगा। ऐसी कोई सतह जो है नहीं है जो पूर्णतः जो है आपका घर्षण रहित हो। घर्षण की उत्पत्ति देखेंगे। देखिए ऐसा माना जाता है कि घर्षण की उत्पत्ति आणविक बलों के कारण होता है। जब दो सतह एक दूसरे के संपर्क में आता है तो दोनों सतह के अणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण जो है आपका दोनों सतह आपस में चिपक जाते हैं। जब एक वस्तु दूसरे पर जो है सरकती है तो बल लगना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि दोनों सतह आणविक आकर्षण के कारण जो है आपका चिपका रहता है। अंतः घर्षण एक प्रकार का आणविक आकर्षण है। सर्पी घर्षण, देखिए जब कोई वस्तु किसी सतह पर यहाँ पर खिसकने की रहती है तो उस स्थिति में गति की दिशा के विपरीत जो घर्षण बल लगता है उसे जो है सर्पी घर्षण कहते हैं। अब यहाँ देख लिखा गया है आपका लोटनिक घर्षण। देखिए जब वस्तु की गति लुढ़ककर या लौटन करके होती है तो उस स्थिति में गति की दिशा में विपरीत जो घर्षण का बल लगता है उसे जो है आपका लोटनिक घर्षण कहते हैं। देखिए एक्स वाई सतह पर m, यहाँ पे देखिए आपका पूरा लिखा गया, आप इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं स्थिर घर्षण। देखिए जब m वस्तु पर p बल लगता है तो वस्तु खिसकता नहीं है, क्योंकि p के विपरीत दिशा में एक घर्षण बल F लगता है। इसी घर्षण बल को स्थिर बल कहते हैं। सीमांत घर्षण, अगर m वस्तु पर लगने वाला बल p का मान बढ़ाते हैं तो इस समय ऐसा आता है कि वस्तु खिसकते या फिर खिसकने को हो जाता है। ऐसी स्थिति में p का मान जो है विपरीत दिशा में लगने वाले बल F के बराबर हो जाता है। F के इसी महत्तम मान को जो है सीमांत घर्षण कहते हैं। गतिज घर्षण, सीमांत घर्षण के बराबर बल लगाने पर वस्तु खिसकने को हो जाता है। अब वस्तु को गति में लाने हेतु सीमांत घर्षण के मान से कम मान के बल की आवश्यकता होती है। घर्षण का बल के इस मान
को जो है गतिज घर्षण कहते हैं। नोट, देखिए गतिज घर्षण का मान सीमांत घर्षण से कम होता है। अब आते हैं घर्षण के नियम देखेंगे। देखिए घर्षण बल की दिशा हमेशा वस्तु को चलाने वाले बल के विपरीत होता है। किन्हीं दो सतहों के बीच घर्षण बल का मान वस्तु पर सतह की अभिलंब प्रक्रिया के मान के समानुपाती होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला है घर्षण बल या फिर घर्षण गुणांक लिखा गया। देखिए दो सतहों के बीच सीमांत घर्षण बल F का मान उनके बीच अभिलंब प्रतिक्रिया R के मान समानुपाती होता है। आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि अगर दो सतहों के बीच गतिज घर्षण F के हो तो गतिज जो घर्षण है आपका यहाँ पर ये तरीके से हो जाएगा, लिखा गया है। देखिए सीमांत घर्षण गुणांक का मान गतिज घर्षण गुणांक के मान से अधिक होता है, क्योंकि सीमांत घर्षण का मान गतिज घर्षण के मान से अधिक होता है। सीमांत घर्षण गुणांक तथा गतिज घर्षण गुणांक दोनों का मान सामान्यतः 1 से कम होता है। घर्षण गुणांक का कोई मात्रक या बीमा नहीं होती है, क्योंकि घर्षण गुणांक एक ही प्रकार की राशि का अनुपात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। घर्षण कोण देखिए आपको यहाँ पर बनाया गया है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए आनत सतह पर स्थित वस्तु का वह अधिकतम कोण जिस पर वस्तु संतुलित अवस्था में रहता है तथा कोण का मान बढ़ाने पर वस्तु का आनत तल पर गति करने लगता है, विराम कोण कहलाता है। m द्रव्यमान की वस्तु आनत तल पर है तथा विराम कोण थीटा के बराबर है ना, थीटा के बराबर है। इस स्थिति में वस्तु का भार W ठीक नीचे की ओर लगता है और W का एक घटक W cos थीटा AB के लंबवत है, जो अभिलंब प्रतिक्रिया R को संतुलित करता है। W का दूसरा घटक W sin थीटा है, जो वस्तु को खिसकाने की चेष्टा करता है या फिर सीमांत घर्षण बल F के द्वारा जो है संतुलित होता है। अब यहाँ पे देखिए घर्षण कोण की परिभाषा यहाँ पे देखिए दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो वन लाइनर है उसी को हम देखेंगे। जैसे तरल घर्षण दिया गया है, जब कोई वस्तु किसी तरल यानी गैस या दाब में गतिशील रहता है तो वह सामने के तरल को बगल में विस्थापित कर देता है। तरल का कुछ भाग वस्तु को आगे बढ़ाता है, इससे तरल को तो गति प्राप्त होती है, परंतु वस्तु की गतिज ऊर्जा घट जाती है। ऊर्जा की यह कमी वस्तु पर अवरोधक बल उत्पन्न करता है। यह बल तरल घर्षण कहलाता है। तरल घर्षण वस्तु के आकार का शेप पर निर्भर करता है। अधिक अनुप्रस्थ काट वाले वस्तु पर तरल घर्षण अधिक होता है। धारा रेखीय रूप वाले पिंड पर तरल घर्षण कम होता है। देखिए तरल घर्षण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। पानी की अपेक्षा जो है हवा में घर्षण कम होता है। वस्तु का वेग भी तरल घर्षण को प्रभावित करता है। कम वेग होने पर घर्षण बल वेग के समानुपाती होता है। अधिक वेग पर घर्षण वेग के वर्ग के समानुपाती होता है। जब वेग ध्वनि के वेग के बराबर हो तो घर्षण वेग के घन में जो है समानुपाती होता है। आखिरी पेज है, देखिए घर्षण कम करने के उपाय। देखिए रूखड़ी है ना, रूखड़ी सतह को चिकना करके घर्षण को कम किया जा सकता है। और रूखड़े सतहों के बीच ग्रीज या तेल ग्रीज जो आपका होता है ग्रीस तेल डालने से घर्षण बहुत कम होता है। इस क्रिया को जो है स्नेहक कहते हैं। सतहों पर ऑक्साइड के परत बना देने पर घर्षण का मान कम हो जाता है और महीन पाउडर डालने से संपर्क सतहों के बीच घर्षण घट जाता है। गाड़ी के पहिए में घर्षण घटाने हेतु बॉल बेयरिंग का उपयोग होता है। मोटर गाड़ी विमान का आकार धारा रेखीय बनाया जाता है ताकि वायु घर्षण कम हो। घर्षण कम करने हेतु ग्रेफाइट या काला शीशा का भी इस्तेमाल होता है। दैनिक जीवन में घर्षण का महत्व। देखिए घर्षण न तो खड़े हो सकते हैं, ना ही किसी वस्तु को पकड़ सकते हैं। घर्षण के कारण ही हम जो है पृथ्वी पर चल सकते हैं। घर्षण के बिना इंजन गाड़ी को नहीं खींचा पाता है यानी खींच पाता है। घर्षण से लाभ तथा हानि दोनों हैं, इस कारण जो है घर्षण को आवश्यक दोष जो है माना जाता है। तो यहाँ पर ये समाप्त होता है। चलिए अगला हमारा सब्जेक्ट क्या है देखेंगे। तो दोस्तों अगला हमारा जो सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री का है, रासायनिक अभिक्रिया, जो कि इसका भी हमने आधा देख चुका था और लास्ट का आधा देखेंगे। आधा आपका जो भी पेज है उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए इसके ऊपर दोस्तों मैंने जो है पूरा कंप्लीट कर दिया था और जो आपका अभिक्रिया के वेग यहाँ पर जो है इसके आगे हमको जो है देखना है। तो चलिए अभिक्रिया के वेग हम देख लेते हैं, आराम से वीडियो को देखिएगा। देखिए बोला कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक उत्पाद में परिवर्तन होते हैं। इस दौरान अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रण
घटते जाता है तथा उत्पादक है ना, उत्पाद का जो सांद्रण है बढ़ते रहता है या फिर बढ़ते जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में इकाई समय में हुए अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण के परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया के वेग दो तरह के परिभाषित किया जाता है, जैसे आपका रासायनिक अभिक्रिया की दर और रासायनिक अभिक्रिया की दर। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, अभिकारकों की सांद्रता में कमी बटा समय अंतराल, उत्पाद के सांद्रता में वृद्धि बटा समय अंतराल। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक जैसे अभिकारकों का सांद्रण तथा गैसीय अभिकारकों के संदर्भ में दाब जितना ही अधिक होता है, अभिक्रिया की दर उतनी ही तेज होती है। अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया सबसे ज़्यादा ताप से प्रभावित होते हैं। ताप जितना अधिक होता है, अभिक्रिया उतनी ही तेज होती है। सामान्यतः 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने से अभिक्रिया का वेग जो है दुगना हो जाता है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एक से अधिक अवस्था में हो तो उसे जो है विषमांगी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, विषमांगी अभिक्रिया के संदर्भ में अभिक्रिया के बाह्य सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। ठोस अभिकारकों को टुकड़े टुकड़े कर उसके सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा दे तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर अभिकारकों के प्रकृति पर निर्भर करता है। विभिन्न प्रकार के धातु तथा अधातु की अभिक्रियाशीलता एक समान नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को उत्प्रेरक भी प्रभावित करता है। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को तेज अथवा मंद कर सकता है। उत्प्रेरक, देखिए, उत्प्रेरक वे बाहरी पदार्थ हैं जो अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देता है, लेकिन स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक दृष्टिकोण से अपरिवर्तित रहता है। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को उत्प्रेरक या तो बढ़ा देता है अथवा घटा देता है। रासायनिक अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, परंतु रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उत्प्रेरक पदार्थ में निम्नलिखित विशेषता पाई जाती है, जैसे आपका अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक में कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन उत्प्रेरक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, बल्कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ा अथवा घटा देता है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के अल्प मात्रा की जरूरत होती है। उत्प्रेरक की अल्प मात्रा के अभिकारकों की पर्याप्त मात्राओं के बीच अभिक्रिया को संपन्न कर सकता है। उत्प्रेरक महीन चूर्ण के रूप ज़्यादा प्रभावकारी होते हैं। कोई भी उत्प्रेरक किसी एक विशिष्ट अभिक्रिया में इस्तेमाल किए जाते हैं, सभी अभिक्रिया में नहीं। उत्प्रेरक अभिक्रिया के समयावस्था में परिवर्तन नहीं लाता है, बल्कि यह कम समय में समयावस्था को स्थापित कर देता है। उत्प्रेरक के प्रयोग करने पर अभिक्रिया में बने उत्पादों की प्रकृति में कोई अंतर नहीं आता है। संक्रमण धातु, देखिए, सबसे अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। इसके अलावा धातु के ऑक्साइड, जलवाष्प तथा अम्ल क्षार भी उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। उत्प्रेरक या उत्प्रेरक का वर्गीकरण, देखिए, धन उत्प्रेरक, ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, तो उस धन उत्प्रेरक कहते हैं। अधिकांश उत्प्रेरक धन उत्प्रेरक ही हैं। ऋण उत्प्रेरक, ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं, इस ऋण उत्प्रेरक जो है कहते हैं इसे। देखिए, स्व उत्प्रेरक, जब रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करने लगे तो वह उत्पाद स्व उत्प्रेरक जो है कहलाता है। समांग उत्प्रेरक, देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में जब उत्प्रेरक, अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था समान हो तो यह उत्प्रेरक समांग उत्प्रेरक कहलाता है। विषमांग उत्प्रेरक, उत्प्रेरक और अभिकारक की भौतिक अवस्था अलग अलग हो तो यह उत्प्रेरक विषमांग उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक का वर्धक, देखिए, ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक नहीं होते हैं परंतु उसकी उपस्थिति में उत्प्रेरक की कार्यक्षमता बढ़ जाती है, उसे जो है वर्धक या उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में मॉलिब्डेनम तथा पोटेशियम एवं एल्यूमिनियम के ऑक्साइड K2O+Al2O3 वर्धक का काम करते। देखिए, क्या होता है, कभी कभी जब लगातार वीडियो बनता है तो पढ़ते पढ़ते मिस्टेक होता है, उसके लिए आप सभी लोगों से माफ़ी चाहेंगे, बट आगे पूरा कोशिश है कि आपको सही ही पढ़ें हम। उत्प्रेरक विष, देखिए, ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की कार्यक्षमता को घटा देते हैं अथवा नष्ट कर देते हैं, उसे जो है आपका उत्प्रेरक विष कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि Ar2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड उत्प्रेरक
विष का काम करता है। मुख्य उत्प्रेरक देखिए, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में लोहा का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होता है। मैथिल अल्कोहल के निर्माण में SNO प्लस Cr2O3 का उपयोग कर उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण हेतु संपर्क विधि में प्लेटिनम या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है। नाइट्रिक अम्ल निर्माण में देखा है तो आपका ऑसवाल्ड विधि में प्लैटिनम धातु उत्प्रेरक के तौर पर जो है इस्तेमाल होता है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकेल धातु उत्प्रेरक होते हैं। क्लोरीन उत्पादन के डीकन विधि में CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड का इस्तेमाल उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। एंजाइम देखिए, सजीव को जीवित बनाए रखने हेतु उनके जीवित कोशिका में अनेक रासायनिक अभिक्रिया लगातार संपन्न हो रहा है। जीवित कोशिका में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एंजाइम जटिल प्रोटीन अणु है जो जैव रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है। एंजाइम को जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। एंजाइम द्वारा उत्प्रेरक प्रमुख अभिक्रिया देखिए, इन्वर्टेस एंजाइम चीनी को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदल देता है, और डायस्टेस एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। माल्टेज एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में जो है परिवर्तित कर देता है। इस्ट से जाइमेज एंजाइम की प्राप्ति होती है। यह एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जो है परिवर्तित कर देता है। एरिएस एंजाइम यूरिया के जल अपघटन को उत्प्रेरित करता है, जिसमें जो है अमोनिया बनता है। लैक्टोबैसिली एंजाइम दूध को दही में परिवर्तित करता है। रासायनिक बंधन देखेंगे, किसी अणु में उपस्थित परमाणु जिन बलों के द्वारा परस्पर बंधा रहता है उस बल को जो है रासायनिक बल या रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक बंधन टूटते हैं एवं नए रासायनिक बंधन बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का पुनर्वितरण होने से रासायनिक बंधन बनते हैं तथा नए अणु का निर्माण होता है। रासायनिक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, वैद्युत संयोजन बंधन, एक परमाणु से दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने रासायनिक बंधन को वैद्युत संयोजन बंधन न या तो आयनिक बंधन कहते हैं। जब धातु या अधातु के बीच अभिक्रिया होती है तो उनके परमाणुओं के बीच वैद्युत संयोजन बंधन कहते हैं या फिर बनते हैं। धातु तथा अधातु के बीच अभिक्रिया होने पर धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन का धातु परमाणु में हस्तांतरण होता है। ऐसे यौगिक जिसके अणु में वैद्युत संयोजन बंधन होते हैं उसे वैद्युत संयोजन यौगिक या आयनिक यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ देखिए लिखा गया है। आयनिक यौगिक में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं, जैसे आपका आयनिक यौगिक साधारण ताप पर ठोस होते हैं क्योंकि यह यौगिक धनायन तथा ऋणायन से बने होते हैं जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा जो है बंधे होते हैं। आयनिक यौगिक के द्रवणांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु द्रवित तथा जलीय विलयन की अवस्था में यह विद्युत के सुचालक होते हैं। देखिए, आयनिक यौगिक जल में विलय होते हैं क्योंकि कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होता है। सहसंयोजी बंधन, देखिए सहसंयोजी बंधन देखेंगे तो बोला गया है 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले रासायनिक बंधन को सहसंयोजी बंधन कहते हैं। सहसंयोजी बंधन एक ही अधातु तत्व के 2 परमाणु या भिन्न भिन्न अधातु तत्व के 2 परमाणु के बीच बनता है। जब कभी अधातु किसी दूसरे अधातु से अभिक्रिया करता है तो उनके परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और सहसंयोजन बंधन बनता है। सहसंयोजन बंधन जो है 3 प्रकार के होता है। आपका देखेंगे तो एकल सहसंयोजन बंधन, जब 2 परमाणु एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तब एकल सहसंयोजक बंधन निर्माण करता है। दूसरा आपका है द्विसहसंयोजन बंधन, 2 परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले बंधन को सहसंयोजी बंधन कहते हैं। त्रिसहसंयोजी बंधन, जब 2 परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तब उनके बीच त्रिसहसंयोजी बंधन बनते हैं। आगे है कि समान प्रकार के परमाणु के बीच बने सहसंयोजी बंधन की अध्रुवीय सहसंयोजी बंधन कहते हैं। भिन्न भिन्न परमाणुओं के बीच बनने वाले सहसंयोजी बंधन को ध्रुवीय सहसंयोजन बंधन कहते हैं। 2 परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंधन बनाने में साझेदारी करने वाले इलेक्ट्रॉन की बंधित युग्म कहते हैं तथा वे संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बंधन निर्माण में भाग नहीं लेते हैं उसे जो है निर्जन युग्म कहते हैं। एग्जाम्पल, अमोनिया अणु में 3 बंधन युग्म तथा 1 निर्जन
युग में जो है पाया जाता है, याद रखिएगा। ऐसे यौगिक जिसके अणु में सहसंयोजन बंधन होते हैं उसे सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। सहसंयोजी यौगिक में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। सामान्य ताप एवं दाब पर सहसंयोजी यौगिक प्रायः गैस, वाष्पशील द्रव्य या मुलायम ठोस के रूप में होते हैं, क्योंकि इनके अणुओं में कमजोर और अंतराण्विक बल या वान डर वाल्स बल रहता है। सहसंयोजी यौगिक विलयन या द्रवित अवस्था में विद्युत का चालक नहीं होते हैं। सहसंयोजी यौगिक के बीच अभिक्रिया धीमी गति से संपन्न होता है। सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः जल में अविलेय तथा कार्बनिक विलायक में विलय होते हैं। सहसंयोजी यौगिक के द्रवणांक तथा क्वथनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में कम होते हैं। सहसंयोजिक बंधन, देखिए उप सहसंयोजिक बंधन एक विशेष प्रकार का सहसंयोजिक बंधन ही है। दोनों बंधन में अंतर यह है कि सहसंयोजी बंधन में दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, किंतु उप सहसंयोजिक बंधन में साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा जो है प्रदान होते हैं। दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना बंधन जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक परमाणु द्वारा जो है प्रदान किए जाते हैं, उपसहसंयोजी बंधन कहलाता है। उपसहसंयोजी बंधन निर्माण में परमाणु के निर्जन युग्म की साझेदारी होती है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का युग्म प्रदान करता है वह दाता कहलाता है, तथा परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन दिए बिना इस इलेक्ट्रॉन युग्म साझा करता है उसे जो है ग्राही कहते हैं। उपसहसंयोजी बंधन तथा जिस यौगिक के अणु में उपस्थित रहते हैं उसे जो है उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं। इस यौगिक में देखेंगे तो आपका निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। देखिए उपसहसंयोजी यौगिक जल में घोले जाने पर नहीं घुलते हैं। यह यौगिक भी सहसंयोजी यौगिक के भांति विद्युत के कुचालक होते हैं। उपसहसंयोजी यौगिक जल में प्रायः अविलेय किंतु कार्बनिक विलायक के विलय होते हैं। उपसहसंयोजी यौगिक के द्रवणांक तथा क्वथनांक आयनिक यौगिक की अपेक्षा कम और सहसंयोजी यौगिक की अपेक्षा अधिक होता है। हाइड्रोजन बंधन, देखिए हाइड्रोजन बंधन हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच बनता है, अन्य परमाणुओं के बीच नहीं। HFNF3 तथा H2O के बीच हाइड्रोजन बंधन है, परंतु H2S हाइड्रोजन बंधन नहीं है। हाइड्रोजन बंधन को हाइड्रोजन सेतु भी कहते हैं। हाइड्रोजन बंधन की राशि जो शक्ति है सहसंयोजन बंधन की अपेक्षा कम है। विलय तथा विलायक के बीच H बॉन्ड रहने पर विलय की विलेयता जो है काफ़ी बढ़ जाती है। अगला हमारा दोस्तों बोला कि H बॉन्ड वाले यौगिकों का द्रवणांक तथा क्वथनांक असामान्य रूप से उच्च होता है। प्रमुख सहसंयोजी अणु की ज्यामितीय आकृति आप इसको देख सकते हैं। BeCl2 एक अगर एक ही हो जाएगा। CH4 नियमित चतुष्फलक, NH3 पिरामिडीय, BCl3 त्रिभुजीय, H2O V आकृति, SO2 V आकृति, PCl5 त्रिकोणीय बाइपिरामिड, CO2 एक रेखीय आपका हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका समाप्त होता है। चलिए आगे देखेंगे हम दोस्तों। जो हमारा अगला सब्जेक्ट है आप देखेंगे तो आपका इकोनॉमिक है ना। इकोनॉमिक से आपका है, आपका पेज नंबर 235 से लेकर 238 तक है। आपका बिहार से एक क्वेश्चन बैंक है, उसी से हमको ये देखना है। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको 235 लिखा गया है, तो इसी को हमको 35 से लेकर के 38 तक देखना है। चलिए देखिए बोल रहा है दोस्तों कि एक बैंक SLR को सोना, नगद एवं सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रख सकती है, क्योंकि नगद में रखा हुआ पैसा बैंक को किसी भी प्रकार से लाभ नहीं पहुंचाती, इसलिए बैंक SLR का कम हिस्सा ही इस प्रारूप में रखती है। यदि SLR सोना के रूप में रखा जाए तो इसमें भी जोखिम ज़्यादा होता है। अंततः SLR के रूप में सबसे अधिक वरीयता जो है आपका सरकारी प्रतिभूतियों को जो है आपका दिया जाता है। खुला बाजार संचालन, देखिए यह प्रक्रिया जो है आपका RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को बेचे जाने एवं खरीदे जाने की व्यवस्था को संबोधित करती है। इसके अंतर्गत जो है आपका बिल तथा बॉन्ड दोनों ही रूपों में RBI सरकारी प्रतिभूतियां बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को बेचती है। देखिए यह RBI विस्तारवादी आर्थिक नीति को अपनाती है, तो यह ज़्यादा प्रतिभूतियां खरीदेगी तथा बैंकिंग व्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को तय करेगी। यदि RBI संकुचन की आर्थिक नीति अपनाती है तो ज़्यादा प्रतिभूतियां बैंकों को बेचेंगी और बैंकिंग व्यवस्था से अतिरिक्त तरलता जो है सोख लेती हैं।
तरलता और चलनिधि समायोजन सुविधा। देखिए, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु गठित नरसिम्हन समिति की अनुशंसा के आधार पर द्वारा 2000 में तरलता समायोजन सुविधा को अपनाया गया है। तरलता समायोजन सुविधा मौद्रिक नीति का एक प्रमुख अस्त्र है, जिसकी मदद से भारतीय रिजर्व बैंक को वित्तीय बाजार की अलग अलग दशाओं से अल्पकालीन तरलता के बहाव को नियमित व नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। तरलता समायोजन सुविधा की मदद से रिजर्व बैंक दैनिक आधार पर बाजार तरलता का प्रबंधन करने में सफल होता है तथा बाजार को ब्याज दर संकेत देने में सक्षम है। तरलता समायोजन सुविधा के द्वारा बैंकों को पुनर्चक्रण है ना पुनर्क्रय समझौते के द्वारा ऋण लेने एवं देने की सुविधा जो है प्रदान की जाती है। अगला तरलता समायोजन सुविधा का कार्य रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर के माध्यम से होता है। तरलता समायोजन सुविधा की सहायता से नियमित तरलता चक्रों को स्थिर करने में सफलता मिलती है। इससे बैंक अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप तरलता के नियम कर सकते हैं। तरलता समायोजन सुविधा सहायता से भारतीय रिजर्व बैंक बाजार परिस्थितियों के अनुसार ब्याज दरों की संरचना में समायोजन आसानी पूर्वक जो है कर सकता है। सीमांत अस्थायी सुविधा। देखिए, MSF की अवधारणा मई 2011 से प्रभावी हुई है। MSF ब्याज की वह दर है जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से अपने शुद्ध जमा, निवल मांग और समय देयता का 1% रात भर के लिए ऋण जो है ले सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमांत अस्थायी सुविधा की शुरुआत संपत्तियों तथा दायित्वों के बीच होने वाले अल्पकालीन असामंजस्य को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने, वित्तीय प्रणाली में मौद्रिक व्यवस्थाओं है ना व्यवहारों के संचालन तथा अंतः बैंक दरों में एक दिन के भीतर होने वाले उतार चढ़ाव को रोकने के लिए है। यह बैंकिंग प्रणाली को अप्रत्याशित चलनिधि झटकों के खिलाफ जो है सुरक्षा वाल्व जो है प्रदान करता है। देखिए, सीमांत अस्थायी सुविधा के अंतर्गत केवल अनुसूचित वाणिज्य बैंक ही रिजर्व बैंक से उधार प्राप्त कर सकते हैं एवं इसके अंतर्गत जो है ऋण लेने के लिए वैधानिक तरलता अनुपात कोटा के अंतर्गत रखी गई प्रतिभूतियां गिरवी रख सकता है। भारत में बैंकिंग व्यवस्था। देखिए, भारत में बैंकिंग का प्रारंभ 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना के साथ हुआ था। बाद में 3 प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना किया गया। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। इन बैंकों ने कई वर्षों तक अर्ध केंद्रीय बैंकों के रूप में कार्य किया है या फिर काम किया है। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया निर्मित करने के लिए इन तीनों बैंकों का विलय किया गया। इंपीरियल बैंक ने 1955 तक काम जारी रखा, जिसके बाद इसका जो नाम है बदल करके भारतीय स्टेट बैंक जो है कर दिया गया। आगामी वर्षों में 7 अन्य बड़े बैंकों के SBI के सहायक बैंकों के रूप में जो है परिवर्तित कर दिया गया है। यह बैंक आपका दिया गया जैसे आपका स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर, स्टेट बैंक ऑफ पैसिला, स्टेट बैंक ऑफ लिखा गया है बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ लिखा गया है सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। देखिए, इन 7 सहायक बैंकों में से स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय 2008 में SBI के साथ कर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय 2010 में SBI के साथ किया गया। 1 अप्रैल 2017 को बचे हुए 5 सहायक बैंकों का विलय जो है SBI में कर दिया गया। उसी वर्ष भारतीय महिला बैंक का विलय SBI के साथ कर दिया गया। अंततः वर्तमान में न तो सहायक बैंक उपस्थित है और न ही भारतीय महिला बैंक उपस्थित है। वर्तमान में SBI का मुख्यालय आपको मुंबई में है। 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना किया गया। यह भारत में उसी नाम से 7 कार्यरत प्राचीनतम बैंक थी, जिनका हाल ही में इंडियन बैंक में जो है विलय कर दिया गया। 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना किया गया। यह भारत की पहली बैंक थी जिसमें शेयर धारक जो है बनाया गया। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किया गया। यह पहली पूर्णतः भारतीय बैंक थी जिसमें विदेशियों का निवेश नहीं था। भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन के अनुशंसाओं के आधार पर किया गया था। भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम
1934 के अनुसार हुई थी। यह भारत की केंद्रीय बैंकिंग संस्था है। इसने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार ब्रिटिश शासन के दौरान 1 अप्रैल 1935 को जो है अपना संचालन प्रारंभ किया। भारतीय बैंक ने एक शेयरधारक कंपनी अर्थात निजी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में कार्य आरंभ किया, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक यानी सार्वजनिक स्वामित्व का हस्तांतरण अधिनियम 1948 के अंतर्गत 1949 ईस्वी में इसका जो है राष्ट्रीयकरण हो गया। उसके बाद यह जो है पूरी तरह जो है भारत सरकार के स्वामित्व में है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 के समय एल के झा आरबीआई के गवर्नर थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ओसबर्न स्मिथ 1935 यानी 35 थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर सी डी देशमुख थे, 1943 से 1949 तक थे। मनमोहन सिंह अब तक के ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्होंने वित्तीय समयावधियों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में भी कार्य किया है। पहले भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्यालय कोलकाता में स्थित था, लेकिन इसे 1937 में बम्बई जो है हस्तांतरित किया गया। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो है आपके श्री शक्तिकांत दास थे। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य देख लेते हैं। देखिए, बैंक नोटों का जारी करता। भारतीय रिजर्व बैंक को 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी प्रकार के करेंसी नोट जारी करने का एकाधिकार है। प्रायः प्राप्त है 1 रुपये के नोट और सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों को भारत सरकार यानी भारतीय रिजर्व बैंक नहीं द्वारा जो है ढाला जाता है और जारी किया जाता है, लेकिन उन्हें जो है भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से परिचालित जो है किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1957 के नोट जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षित निधि प्रणाली को अपनाया, जिसके अनुसार उन्हें जो है 200 करोड़ रुपए के सोने और विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि को बनाए रखना है, जिससे न्यूनतम 115 करोड़ सोने में जो है होना चाहिए। सरकार का बैंकर। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र और साथ ही राज्य सरकारों के बैंकिंग एजेंट और वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करता है। भारतीय रिजर्व बैंक सरकार की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है और बेचता है। बैंकरों का बैंक। देखिए, देश के अन्य सभी बैंक संकट के समय ही देनदारियों को पूरा करने के लिए जमा के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी शेष राशियों का अपना भाग रखते हैं। अनुसूचित वाणिज्य बैंक 2 प्रकार के नकद शेष रखते हैं, जिससे आपके वे नकद शेष का एक भाग अपने पास रखते हैं और दूसरे भाग को भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा के रूप में जो है रखा जाता है। अंतिम उपाय के रूप में ऋणदाता। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक न केवल बैंकों का बैंकर है, अपितु वह अंतिम उपाय के रूप में ऋणदाता भी है। इसका अर्थ है कि संकट के समय अनुसूचित वाणिज्य बैंक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क करते हैं। विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि का संरक्षण। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्र की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि के संरक्षण के रूप में कार्य करता है। रुपये के बाहरी मूल्य को स्थिर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्राओं की आरक्षित निधियों को बनाए रखता है जो विनिमय दर को स्थिर करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में भी सहायता करती है। क्रेडिट या मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्र की मौद्रिक आवश्यकता के अनुसार मुद्रा आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि या कमी को नियंत्रित करता है। बैंकों का नियामक। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 और बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक नियामक शक्तियों का हकदार है। ये विनियमन बैंकों की लाइसेंसिंग देश या विदेशों में अपनी शाखाओं के संदर्भ में वाणिज्य बैंकों के विस्तार, प्रदत्त पूंजी और आरक्षित निधियों की न्यूनतम आवश्यकताओं को निर्धारित करने आदि से संबंधित है। नोट। देखिए, 1 रुपये का नोट ऐसा एकमात्र करेंसी नोट है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर के नहीं बल्कि भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण का इतिहास। देखिए, राष्ट्रीयकरण से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें निजी इकाई को सरकार के स्वामित्व में ला दिया जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 1969 में 14 बड़े बैंक जिनके पास कम से कम 50 करोड़ रुपए की जमा राशि थी, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। पुनः 1980 में 6 अन्य बड़े बैंक जिनकी जो है न्यूनतम जमा राशि जो है 200 करोड़ रुपया था, उनका भी जो है राष्ट्रीयकरण दोस्तों कर दिया गया।
ऐसे बैंक जो पहले निजी क्षेत्र में, जिसे संसद में कानून बनाकर सरकार के स्वामित्व में लाया गया उसे जो है राष्ट्रीयकृत बैंक जो है कहा जाता है। इस 20 बैंकों में से 1993 में द न्यू बैंक ऑफ इंडिया दिवालिया हो गई। अंततः इसका विलय जो है पीएनबी में कर दिया गया। राष्ट्रीयकृत बैंकों को जो बैंकों की संख्या है घटकर जो है 19 हो गया है। 1 अप्रैल 2019 को देना बैंक एवं विजया बैंक का विलय जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में दोस्तों कर दिया गया है। सरकार ने विलय की इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या घटाकर 11 कर दिया है। अतः एसबीआई के साथ में लेकर वर्तमान में कुल 12 सरकारी बैंक जो है भारत में कार्यरत हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखिए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय जो है पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा सिंडिकेट का विलय केनरा बैंक के साथ किया गया है। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ कर दिया गया है। बैंक ऑफ इंडिया इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक के साथ कर दिया गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब और सिंध बैंक आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए आगे हमारा दोस्तों क्या है, देखिए बोला कि अनुसूचित बैंक ऐसे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के दूसरी सूची में शामिल होता है उन्हें उन्हें जो है आपका अनुसूचित बैंक कहते हैं। ऐसे बैंक को आरबीआई के निर्देशों को पालन करना अनिवार्य होता है। गैर अनुसूचित बैंक ऐसे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 में दूसरे सूची में नहीं शामिल होते हैं उन्हें गैर अनुसूचित बैंक कहा जाता है। जैसे चिट फंड कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, विदेशी बैंक। देखिए ऐसे बैंक जिसमें जो है 50% से अधिक के शेयर विदेशी नागरिकों एवं संस्थाओं के पास होते हैं उन्हें जो है विदेशी बैंक जो है कहा जाता है। भारत में 45 विदेशी बैंक जो है कार्य कर रहा है, जैसे स्टैंडर्ड एंड चार्टेड बैंक, सिटी बैंक, HSBC बैंक। सार्वजनिक बैंक ऐसे बैंक जिसमें जो है 50% से अधिक शेयर राष्ट्रपति के नाम से होते हैं उसे जो है सार्वजनिक बैंक कहा जाता है। जैसे भारत के 12 बैंक सार्वजनिक बैंक 2 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक, गैर राष्ट्रीयकृत बैंक। देखिए निजी बैंक ऐसे बैंक जिसमें 50% से अधिक का शेयर निजी कंपनियों के पास होते हैं उसे जो है निजी बैंक कहते हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पुराने पीढ़ी के निजी बैंक 12, नई पीढ़ी के निजी बैंक 9, कुल जो है आपको हो जाएगा 21। पुरानी पीढ़ी के निजी बैंक वैसे बैंक जो 1993 से पहले बनाए गए थे उसे पुरानी पीढ़ी के निजी बैंक कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं कर्नाटक बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, JNK बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक। नई पीढ़ी के निजी बैंक ऐसे बैंक जो 1993 के बाद नरसिम्हन समिति के द्वारा बनाया गया उन्हें जो है नए गाइडलाइन के अनुसार बनाया गया उसे जो है नई पीढ़ी का बैंक कहा। जैसे आपका HDFC बैंक 1994, ICICI बैंक 1994, एक्सिस बैंक 1994 आपका हो जाएगा। यस बैंक 2003 हो जाएगा। बंधन बैंक दोस्तों आपको हो जाएगा 2019 और IDFC बैंक आपको हो जाएगा 2019। लक्ष्मीकांत 1967 से 70, इन्हीं नेतृत्व में 1969 में 14 बैंकों का जो है आपका राष्ट्रीयकरण हुआ था। IG पटेल 1977 से 82, इन्हीं के नेतृत्व में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। वर्तमान में RBI का जो गवर्नर है 2018 से अभी तक शशिकांत दास है और अभी चेंज हो गए हैं। उर्जित पटेल की बात करते हैं और 16 से 19 इन्हीं के नेतृत्व में जो है नोटबंदी हुआ था। सबसे लंबे समय तक RBI के जो गवर्नर रहे हैं आपके वेनेगल रामाराव 1949 से 57 तक। सबसे कम उम्र के जो अमित घोष हैं 15 जनवरी 1985 से लेकर के 4 फरवरी 1985 तक 20 दिन के ही थे, यानी 20 दिन तक ही थे। वित्तीय समावेशन, देखिए वित्तीय रूप से बहिष्कृत लोगों को वित्तीय सुविधाएं से जोड़ना वित्तीय समावेशन कहलाता है। एग्जाम्पल मजदूर, किसान, कूड़ा होने वाले छोटे स्तर के व्यवसाय। घोषित रूप से वित्तीय समावेशन की शुरुआत 2006 में हुई लेकिन वास्तविक प्रयास 1968 में किया गया था। वित्तीय समावेशन क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक 1975, नाबार्ड 1982 और तीसरा की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा दोस्तों स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI 1990, KCC 1998, KYC 2005, प्रधानमंत्री जन धन योजना 14, मुद्रा बैंक 15, पेमेंट बैंक 2015, स्टेट ऑफ इंडिया जो है 2016 हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, देखिए प्रारंभ में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को एक अलग श्रेणी में जो है अनुसूचित
बैंकों के अंतर्गत जो है रखा गया है, परंतु अब इन्हें भी वाणिज्य बैंक की श्रेणी में दोस्तों ये आपका रखा जाता है। ये आपका आखिरी पेज हो जाएगा इकोनॉमिक्स का। देखिए आरबीआई की स्थापना ग्रामीण हिस्सों में होती है और ऐसी आरबीआई उस क्षेत्र विशेष में ही कार्य कर सकते हैं। एक आरबीआई की स्थापना में 50% योगदान केंद्र सरकार का होता है, 35% योगदान किसी सार्वजनिक बैंक का होता है एवं शेष आपका जो 15 है योगदान राज्य सरकार करती है। यद्यपि इन बैंकों का परिचालन एक सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक करती है, यह अलग अलग नाम से कार्य करते हैं। 12 यानी भारत ने 2 अक्टूबर 1975 को सर्वप्रथम 4 राज्यों में 5 आरबीआई की स्थापना किया था, जिससे उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, गोरखपुर, पश्चिम बंगाल में मालदा, राजस्थान में जयपुर, हरियाणा में आपका भिवानी। भारत में अब नए आरबीआई स्थापित नहीं किए जाते हैं। गोवा एवं सिक्किम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में जो है लिखा गया है, आरआरबी लिखा गया है, माफ कीजिएगा आरआरबी लिखा गया, आरआरबी जो है आपका जो है स्थापित है। हमने जो है हर जगह मिस्टेक ही पड़ा है क्योंकि हमको लगा आरबीआई लिखा गया जो कि आरआरबी लिखा गया, ठीक है, माफ कीजिएगा। निवल मांग एवं सावधि देयता। देखिए बैंकिंग व्यवस्था में बैंकों के पास जमा धनराशि बैंकों की देयता कहलाती है, जबकि इसी धनराशि इसी जो आपका जमा राशि दोस्तों देखेंगे है ना, जमा राशि में से बैंकों द्वारा दिया गया ऋण बैंक की परिसंपत्ति कहलाती है। जमा राशि को देयता इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जमा राशि जमाकर्ता की होती है। इस बैंक को इसे जो है वापस करना होता है। इससे जो है भिन्न दिए गए ऋण पर बैंक ब्याज की वसूली करती है, अतः यह बैंकों की परिसंपत्तियां कहलाती हैं। बैंकों की देयता अर्थात जमा राशि 2 प्रमुख प्रारूपों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे आपका मांग देयता और सावधि देयता। देखिए मांग देयता एक बैंक की कुल जमा राशि का हिस्सा है जिसे जमाकर्ता कभी भी निकाल सकता है। इसकी परिपक्वता की कोई निश्चित अवधि नहीं होती है। चालू खाते एवं बचत खाते इसी श्रेणी में आते हैं। सावधि देयता देखिए यह एक बैंक की कुल जमा राशि का हिस्सा है जिसकी परिपक्वता की एक निश्चित अवधि होती है। जमाकर्ता जमा राशि की परिपक्वता के बाद निकाल सकता है। उदाहरण जो है स्वरूप मियादी खाता एवं आवर्ती खाता, डिपॉजिट। इन खातों में रखी गई धनराशि को जमाकर्ता अपनी इच्छा के अनुरूप कभी भी जो है निकाल सकता है। जब बैंक की मांग देयता एवं सावधि देयता को जोड़ दिया जाता है तो यह बैंक की निवल मांग एक सावधि देयता कहलाती है। अगला है आरटीजीएस, एनईएफटी, एमपीपीएस और यूपीआई भीम। देखिए इन सभी सुविधाओं का जो प्रयोग है किसी बैंक के खाते में किसी अन्य बैंक के खाते में ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र के उद्देश्य से होता है। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट को संबोधित करती है। यह सुविधा आरबीआई द्वारा प्रदान की जाती है। आरटीजीएस के माध्यम से निधि अंतरण तत्काल होता है। यह जो है ग्रॉस सेटलमेंट से तात्पर्य है इसके माध्यम से कम 2 लाख रुपए का निधि जो है आपका अंतरण हो सकता है। इसमें अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। यह सेवा सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे उपलब्ध है। एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र को संबोधित करती है। यह सुविधा भी आरबीआई द्वारा प्रदान की जाती है। एनईएफटी के माध्यम से निधि अंतरण यदि हो तो यह तत्काल नहीं होती है, इसमें 24 घंटे तक लग सकते हैं। यह सेवा सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे होता है। आरबीआई ने 1 जुलाई 2020 से सभी बैंकों को आरटीजीएस एवं नेफ्ट पर लगने वाले शुल्क को जो है समाप्त करने का निर्णय लिया है। IMPS लिखा गया है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस का संबोधन करती है। यह सेवा जो है NPCI ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्रदान करती है। इनका प्रयोग भी किसी एक खाते से किसी दूसरे खाते में निधि अंतरण के उद्देश्य से किया जाता है। IMPS 24 घंटे उपलब्ध होती है। यह छुट्टियों के दिन भी उपलब्ध करती है। IMPS के माध्यम से निधि अंतरण तत्काल होता है, परंतु इसके माध्यम से एक बार 2 लाख रुपए से ज़्यादा जो है अंतरण नहीं हो सकता है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एवं भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी को संबोधित करती है।
इस सुविधा को एनपीसीआई ने ही तैयार किया है। ये एक वॉलेट नहीं है। अंततः भीम में पैसे नहीं रखे जा सकते हैं। भीम का प्रयोग कर किसी एक खाते से किसी अन्य खाते में 1 लाख रुपए तक की धनराशि का अंतरण जो है तत्काल किया जा सकता है। जब यूपीआई की स्थापना हुई थी तो इसमें मात्र 19 बैंक जुड़े थे। धीरे धीरे लगभग सभी बैंक जो है यूपीआई से जुड़ चुके हैं। यूपीआई के माध्यम से किसी भी खाते से निधि अंतरण के लिए लाभार्थियों को खाता नंबर की जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है। यूपीआई के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक का एक निश्चित कोड तैयार किया जाता है और उस कोड के माध्यम से निधि अंतरण किया जा सकता है। यह विशेष कोड लाभार्थी के मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन, आधार इत्यादि हो सकता है। चुंबकीय सहाय चिन्ह पहचान कोड, देखिए MICR कोड 9 अंक का कोड है जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में भाग लेने वाले बैंक और शाखा को विशिष्ट रूप से पहचानता है। कोड के पहले वाले 3 अंक शहर कोड का प्रतिनिधित्व करते हैं, मध्य के 3 अंक बैंक कोड का प्रतिनिधित्व करते हैं और अंतिम 3 शाखा कोड का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के अंतर्गत कोर का तात्पर्य सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज होता है। CBS ऐसी शाखाओं का नेटवर्क है जो खाताधारकों को अपने खातों को संचालित करने और CBS नेटवर्क पर बैंक की किसी भी शाखा से बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। भले ही उसका खाता नहीं भी हो, ग्राहक अब किसी बैंक की एक शाखा का ग्राहक नहीं रहता है, वह समग्र बैंक का जो है ग्राहक बन जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो 238 तक मैंने इसको जो है समाप्त कर दिया है। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन बैंक। तो दोस्तों अगला हमारा जो होने वाला है आपका क्वेश्चन बैंक से देखेंगे और का पेज नंबर 121 से लेकर के 130 तक हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन बैंक भी देख लेते हैं। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए केंद्र की बात करते हैं, रक्षा हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बंदरगाह, रेलवे, हाईवे, संचार, बैंकिंग, मुद्रा और वित्तीय नीति होगा। राज्य सूची की बात करते हैं, सार्वजनिक व्यवस्था होगा, पुलिस होगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो जाएगा, अस्पताल और दवाखाने, साफ सफाई, खेती किसानी, जेल होगा, है ना, जेल, जमीन, मत्स्य पालन। समवर्ती की बात करते हैं, न्याय आएगा, शिक्षा, ट्रेड यूनियन, वन, बिजली, आर्थिक योजना, विवाह एवं तलाक, श्रम कल्याण और सिविल प्रक्रिया जो है यह सब आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। आगे है कि व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है वो आपके कौन है। तो आप सभी को पता है चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। तो चित्तरंजन दास को देश बंधु यानी राष्ट्र के मित्र के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह उनका उपनाम है और संक्षिप्त रूप से देखा जाए तो CR दास है। चित्तरंजन दास भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक कार्यकर्ता और वकील थे। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना भी किया है। देखिए स्वराज पार्टी का अध्यक्ष CR दास और सचिव की बात करते हैं मोतीलाल नेहरू थे। CR दास का जन्म जो है 5 नवंबर 1870 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था और निधन की बात करते हैं 16 जून 1925 में हुआ था। व्यक्ति के नाम और उपनाम दिया गया, इसको देख लेते हैं। देखिए भगत सिंह की बात करते हैं तो शहीद-ए-आजम, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी भी बोलते हैं। वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं लौह पुरुष या फिर सरदार। लाला लाजपत राय की बात करते हैं पंजाब केसरी या फिर लालजी, पंजाब केसरी या फिर लालजी। महात्मा गांधी की बात करते हैं तो राष्ट्रपिता और बापू बोलते हैं। सरोजिनी नायडू की बात करते हैं भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। श्री कृष्ण सिंह की बात करते हैं बिहार केसरी। अनुग्रह नारायण सिंह जो है बिहार विभूति। राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं देशरत्न या फिर अजातशत्रु के नाम से इनको जानते हैं हम। बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं लोकमान्य। जयप्रकाश नारायण जो है लोकनायक। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है गुरुदेव। मदर टेरेसा की बात करते हैं निर्मल हृदय। ध्यानचंद्र की बात करते हैं तो हॉकी के जादूगर। चाणक्य जो है आपके भारतीय मैकियावेली और समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन के नाम से हम इनको जानते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। ही आस्क मी इफ आई हैड सीन हिम एवरीवेयर। तो इसका आंसर देखेंगे तो ए सही होगा। ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एवरीवेयर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। बोला कि सरकार या आयोग संबंधित है किससे, तो ये आपका है केंद्र और राज्य संबंध से है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा।
देखिए इस आयोग का गठन जून 1983 में केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने तथा राज्यों की स्वायत्तता संबंधित मांगों पर सिफारिश देने के लिए किया गया था। आयोग का गठन 1983 में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश CRS सरकारिया की अध्यक्षता 3 सदस्यीय आयोग में किया गया है। इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के सुधार की दिशा में कुल 247 सिफारिशें दी। ये सिफारिश केंद्र और राज्य के वैधायिक, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों से संबंधित हैं। आगे प्रश्न है, बोला कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है। संदमन करता है तो यह आपका हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए पादप हार्मोन पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये पौधे की वृद्धि एवं अनेक उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित व प्रभावी करते हैं। वृद्धि प्रवर्धक ये वृद्धि दर को बढ़ाते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन्स हो जाएगा। वृद्धि निरोधक या फिर संदमन ये वृद्धि दर को कम करते, जैसे आपका एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन होगा। ऑक्सिन की बात करते हैं तो ऑक्सिन सबसे महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है। ये पौधे के ऊपरी सिरों पर बनते हैं। ये कोशिकाओं के दीर्घकारण द्वारा वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। आगे के राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं। देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं और किनके मतलब याद में मनाते हैं दोस्तों, तो आप सभी को पता है 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 अगस्त 2023 को पूरे भारत में 12वां राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद्र की जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें श्रद्धांजलि देने के हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस का पहली बार आयोजन 29 अगस्त 2012 को हुआ था। राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 का थीम देखेंगे तो स्पोर्ट्स आर एन इनेबल लिखा गया है, इनेबलर टू ए इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी, अर्थात खेल समावेशी और फिट समाज के लिए एक संबल। मेजर ध्यानचंद का फील्ड हॉकी खिलाड़ी थे, है ना, फील्ड हॉकी खिलाड़ी थे। जिन्होंने वर्ष 1926 से 1949 तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी जो है खेली है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जो है नहीं की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों जो किसकी नियुक्ति नहीं होता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष का है नहीं होता है, बाकी भारत के मुख्य न्यायाधीश का होता है, वायुसेना का अध्यक्ष का होता है और राज्यपाल का भी होता है। देखिए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है नहीं किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 66 के क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन गण के सदस्यों द्वारा जो है अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसरण एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। और अनुच्छेद 75 है ना, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाएगा। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा जो है करते हैं। आगे प्रश्न है, कर्पूरी देवी एक ख्यातनामा कलाकार डैश पेंटिंग से संबंधित थी, तो आंसर हो जाएगा मधुबनी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए मिथिला पेंटिंग या फिर मधुबनी चित्रकला बिहार की एक विख्यात चित्रकला शैली है। इस शैली के चित्र दो प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र और अरिपन हो जाएगा। देखिए मिथिला पेंटिंग के प्रमुख कलाकार की बात करते हैं तो पद्मश्री सीता देवी, गंगा देवी, जगदम्बा देवी, बौवा देवी और शशिकला देवी, पद्मश्री गोदावरी देवी, कृष्ण कुमार कश्यप और पद्मश्री दुलारी देवी। बिहार की इस प्रमुख चित्र शैली मिथिला पेंटिंग को सन 1942 में लंदन की आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी लगाई गया था। और भारतीय चित्रकला की एक शैली है जो 18वीं और 19वीं शताब्दी में बिहार में मौजूद थी, जिसे पटना कलकारी है ना, पटना के कलकारी के नाम से दोस्तों जाना जाता है। आगे प्रश्न है कि 301 से 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटर साइकिलिंग रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीता है, तो आंसर आपका हो जाएगा राजीव सेतु, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किस बिंदु पर होगा, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर लिखा है जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शी रेखा के अनुदिश होगा।
और ये देखिए इस तरीके से आपका फिगर बना हुआ है। धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ की गति करता है तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है। दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण सम्मिलित है। जिस बल के कारण जो है यह त्वरण होता है तथा वह वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है, वह बल को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है, वह बल केंद्र की ओर लगता है। इस बल को अभिकेंद्र कहते हैं, या क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। और इसमें देखिए बोला कि अभिकेंद्र बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील होकर जाता है और यह सरल रेखा वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होता है या फिर स्पर्श रेखा होगा। निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? तो आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए भू राजस्व वसूलने के लिए दो व्यवस्थाएं रैयतवाड़ी एवं महालवाड़ी थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई है। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था का बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा जो है लागू किया गया है। 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दिया गया और इसे जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर जो है दोस्तों नियुक्त किया गया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देखिए भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनियामक है ना विनियामक प्राधिकरण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा। देखिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को छाया बैंक भी कहा जाता है। वे एक बैंक की तरह कार्य करते हैं परंतु वे पूर्णतः बैंक नहीं होते हैं। वे वित्तीय लेन देन से जुड़े होते हैं परंतु पूर्णतः एक बैंक के रूप में कार्य नहीं करते हैं। बीमा कंपनियां एक म्यूचुअल फंड कंपनियां भी एनबीएफसी है परंतु उनको आरबीआई नियंत्रित नहीं करती है। वे एनबीएफसीएस जिनको आरबीआई नियंत्रित करती है वो दो प्रकार के होते हैं। दोनों प्रकार का यहाँ पर देखिए लिखा गया है। जैसे नॉन डिपॉजिट टालकिंग एनबीएफसी, वे एनबीएफसी को जमा राशि नहीं प्राप्त करते हैं। अगला है कि बोला कि रुधिर वाहिका है ना, रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथीलियम स्तर से निर्मित होता है वो आपका कौन सा है? तो ये आपका केशिकाएं हो जाएगा, कोशिकाएं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। देखिए रुधिर वाहिका खोखले ट्यूबों के एक जटिल नेटवर्क है जो पूरे शरीर में रक्त परिवहन करती है। यह एंडोथेलियम कोशिकाओं से बने एक आंतरिक परत के साथ संयोजी ऊतक और मांसपेशियों की परतों से निर्मित होती हैं। रक्त वाहिका मस्तिष्क, फेफड़े, त्वचा के आंतरिक स्तर को एंडोथीलियम एवं हृदय की आंतरिक परत को एंडोकार्डियम कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। धमनियाँ की बात करते हैं तो ये रुधिर नलिकाएं शुद्ध रक्त को हृदय से दूर तंतुओं की और शरीर को अन्य अंगों में ले जाते हैं। इनकी नली पतली होती है चूँकि इनमें कपाट नहीं होते हैं, अतः इनमें रुधिर का बहाव जो है तेजी हो जाता है। आगे प्रश्न है कि डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है? देखिए डीआरडीओ का देखेंगे मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। सर्वत्र देखिए अत्याधुनिक प्रणाली 8x8 टाट्रा वाहन पर बनाई गई है। यह 100 मिनट के भीतर 15 मीटर के चरणों में 75 मीटर तक की गीली या फिर सूखी बाधाओं से निपटने के लिए सभी प्रकार के सैन्य यातायात के लिए बहुमुखी ब्रिजिंग समाधान प्रदान करता है। इसका उपयोग बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जो है आपातकालीन पुल के रूप में किया जा सकता है। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट डैश के द्वारा जो है किया जाता है, किसके द्वारा? तो ये आपको हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए विश्व आर्थिक मंच है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में हुआ था। WEF वैश्विक क्षेत्रीय और उद्योग जगत की परियोजनाओं को आकार देने हेतु व्यापार, राजनीतिक, शिक्षा क्षेत्र और समाज के अन्य प्रतिनिधियों को शामिल करके विश्व की स्थिति में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। आगे है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ये आपको हो जाएगा दूध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी। श्वेत क्रांति का संबंध जो है डेयरी क्षेत्र से है। श्वेत क्रांति जिसे जो है ऑपरेशन फ्लड के रूप में भी जाना जाता है 1970 के दशक में भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है शुरू किया गया था। यहाँ पर देखेंगे तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को
डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर साल 28 नवंबर को पूरे देश में मनाया जाता है। नेक्स्ट कि मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास कितना है, तो ये आपको हो जाएगा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। देखिए, ध्वनि तरंगे यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। यांत्रिक तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों को निम्नलिखित रूपों में विभाजित किया जाता है। अवश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से नीचे आवृत्ति वाली तरंगों को अवश्रव्य तरंग कहते हैं। इन्हें मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। इनका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है तथा ज्वालामुखी, भूस्खलन, उल्कापिंडों इत्यादि से अवश्रव्य तरंग जो है उत्पन्न होती हैं। और श्रव्य तरंग की बात करते हैं तो देखिए 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच आवृत्ति वाले तरंगों को श्रव्य तरंग कहते हैं। इन्हें जो है मनुष्य सुन सकता है। पर श्रव्य तरंग की बात करते हैं तो आपका 20,000 हर्ट्ज से लेके आपका यहाँ पर देखिए आपका लिखा गया है 20 के हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। इन्हें मनुष्य के द्वारा नहीं सुना जा सकता है, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि इन्हें जो है सुन सकते हैं। यह आपका 83 नंबर जो है मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। तो आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न है दोस्तों, देखिए बोला कि सबसे अधिक प्रयोग करने वाली ज्वरोधी दवा कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा पैरासीटामोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, फेनेसिटीन तथा एस्पिरिन भी ज्वरोधी या पीड़ाहारी है, जबकि सैलिसिलिक एसिड एक पादप हार्मोन है। औसत की बात करते हैं, कम अणु द्रव्यमान 100 से लेकर 50 युग की रसायन होता है। जैव उत्प्रेरक का कार्य करने वाली प्रोटीनों की एंजाइम कहते हैं तथा जो प्रोटीन संचार व्यवस्था में निर्णायक होते हैं उन्हें ग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राही। प्रति अम्ल की बात करते हैं, वे पेट में अति अम्लता के उपचार में प्रयोग में लाते हैं। अम्लता का उपचार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जो है किया जा सकता है। हिस्टामिन नामक रसायन आमाशय में पेप्सिन के निकलने को उत्पीड़ित करता है। इस अन्योन क्रिया को रोकने के लिए प्रति अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इस उदाहरण की बात करते हैं तो आपका सिमेटिडीन व फिर रेनिडिटीन हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। यह है कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद जो है धारण करता है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता है। आगे प्रश्न है, सूची 1 को जो है सूची 2 मिलान करके बताना है। मिलाते हैं इसको हम। देखिए, कालीबंगा की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। और जो आपका सुरकोटदा है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा भुज कच्छ होगा। कोट दीजी जो है ये आपको हो जाएगा सिंध। और बनावली जो है हरियाणा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। अब यहाँ पर कुछ देख लेते हैं, जैसे कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ जो है काले रंग की चूड़ियाँ हैं। इसकी खोज 1951 में जो कि अमलानंद घोष द्वारा किया गया था। 1961 ईस्वी में बी लाल और बी के थापर के निर्देशन में व्यापक खुदाई किया गया था। यहाँ से जुते हुए खेत, सिलबट्टा, सूती कपड़े की छाप, बेलनाकार मुहरे का जो है यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। आगे प्रश्न है, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा फरक्का। फरक्का जो है आपका 24 डिग्री 77 उत्तरी अक्षांश। कोलकाता की बात करते हैं तो आपका 22 डिग्री 77 उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, 57 हो जाएगा। ढाका की बात करते हैं तो 23 डिग्री 80 मिनट उत्तरी अक्षांश। और नामचा बरुआ की बात करते हैं तो यह पूर्वी हिमालय का भाग है। सामान्य दृष्टि से यानी सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है, तो आपको हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। देखिए, आँख का प्राकृतिक लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। यह दृष्टिपटल पर स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है। यह स्थित वस्तुओं का उल्टा प्रतिबिंब आकार में छोटा बनता है। दूरदृष्टि दोष की बात करते हैं तो इसके पास स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टिपटल के पीछे बनता है, अतः पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, जबकि दूर की स्थिति जो है आपका स्पष्ट यानी वस्तुएं जो है स्पष्ट दिखाई देती हैं। आगे है कि पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया है, आंसर होगा वास्को डिगामा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, वास्को डिगामा
गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद की सहायता से 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पहुंचा। पेड्रो अल्ब्रेज क्रेबॉल दूसरा पुर्तगाली था जो 31 दिसंबर 1500 ईस्वी में भारत आया था। वास्को डिगामा 1502 ईस्वी में जो है पुनः भारत आया, नहीं दोबारा। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और 1961 में गोवा को छोड़कर जो है सबसे अंत में भी गए थे। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए बात करेंगे उपभोग सीमांत प्रवृत्ति। एक उपभोक्ता बढ़ी हुई आय का कितना भाग खर्च करेगा, है ना, कितना भाग खर्च करेगा, बात उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति के द्वारा जो है पता चलता है। आगे प्रश्न है कि दिहांग दर्रा भारत के डैश राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी होगा। कुछ दर्रा और अवस्थिति, जैसे काराकोरम की बात करते हैं लद्दाख, और देवसांगला जो है लद्दाख, लानला जो है लद्दाख, लांगला एक आपका लानकला है, एक आपका लांगला है लद्दाख, जाराला है जो है आपका लद्दाख, खारदुंगला जो है लद्दाख, जोजिला जो है आपका लद्दाख, बुरजिल, पीर पंजाल, बनिहाल, बारलाचा, यानी देखिए 3 जो है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। बाकी बारालाचा, सिप किला और रोहतांग ये जो आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नीति माना लिपुलेख दोस्तों ये आपको हो जाएगा उत्तराखंड। और जेलेपला नाथुला की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा सिक्किम। और बोमडिला, दीफू और पांगसाउ ये सब जो है आपका अरुणाचल प्रदेश का है। तुजू की बात करते हैं तो ये आपको मणिपुर देखने को मिलता है। अगला कि पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प को चुन करके बताइए। देखिए इसका आंसर आपका डी होगा। देखिए करंज, महुआ, जेट्रोफा एवं अरंडी सभी का उपयोग जो है बायोडीजल के रूप में किया जाता है। बायोडीजल जैविक स्रोतों से प्राप्त डीजल के जैसे ही गैर परंपरागत ईंधन है। बायोडीजल के उत्पादन के लिए करंज, महुआ, जेट्रोफा, अरंडी, ताड़, सोयाबीन जो है आपका सूरजमुखी आदि का उपयोग किया जाता है। दिसंबर 2009 में केंद्र सरकार ने नेशनल बायोडीजल मिशन की शुरुआत किया है। अगला है हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? आंसर आपका मणिपुर हो जाएगा, याद रखिएगा। बात करेंगे हून यानी थर्डो सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का 5वां संस्करण मंगलवार को मणिपुर के कांगपोकपी जिले के थॉमस ग्राउंड में शुरू हुआ है। हून उत्सव एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है और मणिपुर के थडौस समुदाय का एक सभ्य कार्य है और यह समुदाय के अनुसार नए साल के आगमन पर जो है मनाया जाता है। असम में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार की बात करते हैं बिहू, बाइखो, अम्बुबासी मेला और जोनबिल मेला आदि है। मेघालय के त्यौहार की बात करते हैं साद सकरा बंगाल यानी बांग्ला महोत्सव और नोंगक्रेम महोत्सव आपका यहाँ पर हो जाएगा। नोंगक्रेम। आगे आपका है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल हैं। सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती हैं और प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य देने यानी एक मूल्य जो है लेने वाला है। तो आंसर आपका डी होगा। देखिए पहला की बात करते हैं तो क्रेता और विक्रेता की अधिक संख्या। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु विभेद नहीं पाया जाता है बल्कि सभी वस्तुएं जो है एक रूप होती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता और विक्रेता को बाजार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों का प्रवेश तथा बहिर्गमन स्वतंत्र रूप से होता है। आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है? किस हस्ती की जीवनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए एज ऑफ टाइम जो है कल्पना चावला की जीवनी है। भारत में जन्मी दिवंगत अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की जीवनी पर आधारित पुस्तक को पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित एक कार्यक्रम में उनके पति जिया पियरे हैरिसन द्वारा जो है लिखा गया जीवनी एज ऑफ टाइम का विमोचन है। नाम की बात करते हैं कल्पना चावला। जन्म जो है 17 मार्च 1962। मृत्यु की बात करते हैं तो 1 फरवरी 2003 हो जाएगा। जन्म स्थान की बात करते हैं करनाल यानी हरियाणा। पति के नाम जो है जिया पियरे हैरिसन हो जाएगा। किसी वस्तु को बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है तो आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति के द्वितीय नियम, ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
देखिए, न्यूटन के गति के नियम जैसे गैलीलियो व आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम वस्तुओं की गति के संबंध में विचार प्रस्तुत किया है। आइजैक न्यूटन ने सन 1887 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति संबंधित अपने विचारों के 3 नियमों के रूप में बताया, जिन्हें न्यूटन की गति का विषय कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे कि दुर्गावती जलप्रपात बिहार के डैश जिले में स्थित है, तो ये आपको कैमूर में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। यह जलप्रपात रोहतास एवं कैमूर सीमा पर स्थित है। जब नदी की ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से गिरती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। देखिए, करमनाथा जलप्रपात जो है बक्सर, धुआंकुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास, और मंझरकुंड जलप्रपात जो है सासाराम, ककोला जलप्रपात नवादा, जियारकुंड जलप्रपात जो है भोजपुर, और तेलहर कुंड जो है आपको कैमूर में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन आपका मैथ का दिया गया है, और तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप इसको बनाइएगा। 99 का देख लेते हैं। दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल प्रशिक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? किसका मुख्य कार्य है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षणों का परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना CDSCO का मुख्य कार्य होता है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। आखिरी क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए, आखिरी आपका प्रश्न क्या है, बोला कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो ये आपको हो जाएगा रेलवे, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र में जो संगठन होते हैं उनके स्वामी सरकार होती है और सरकार ही उनका प्रबंधन करती है। उदाहरण देखें तो रेलवे तथा डाक एवं तार विभाग आदि। निजी क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है जो सरकार के स्वामित्व में नहीं है। वे कंपनियां या उद्यमियों के माध्यम से अपना संचालन करते हैं जो मुख्य रूप से लाभ कमाने और ग्राहकों की संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। निजी क्षेत्र की कंपनियां आमतौर पर राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण से मुक्त होती है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, सैमसंग, टिस्को, हिंदुस्तान यूनिलीवर आदि। दोस्तों, हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। मैंने कुछ डिस्कशन जो है मैंने छोड़ा है, क्योंकि वो जो डिस्कशन था आपको इसके पिछले वाले सेट में सेम वैसे जैसे आप देखेंगे तो न्यूटन का पहला और पहला, दूसरा, तीसरा ये सब नियम जो है आपको हर एक डिस्कशन में देखने को मिल रहा था, तो मैंने इसको छोड़ दिया। रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको मैंने वो सब क्वेश्चन पढ़ा दिया है, तो आप वहाँ से भी डिस्कशन देख सकते हैं अगर आप इसके पिछले वीडियो देखे हैं तो। और थोड़ा सा आज हमने फास्ट वीडियो बनाया है, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ने में भी दिक्कत कहीं कहीं हुआ है, उसके लिए आप सब लोगों से माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि इतना अधिक आज काम था कि आपको क्या ही बताया जाए। बट आप सभी लोग के लिए जो है टाइमली आपको वीडियो लेकर के आ रहे हैं, और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसे ही हम डेली बेसिस पे बेहतरीन तरीके से वीडियो ला पाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।